हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS इस चैप्टर के 100% टीवाई के कराऊंगा। स्टार्ट कर लेते क्वेश्चन वन से। क्वेश्चन वन से स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये जो वीडियो है ये रिवीजन पर्पज के लिए, इसलिए जो मेरी बोलने स्पीड है नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज़्यादा रहेगी। एक बेटा आज गला खराब है तो आवाज़ में आपको भारीपन लग सकता है। हम एक प्रैक्टिस और फॉलो करेंगे और वो प्रैक्टिस ये रहेगी कि मैं आपको हर क्वेश्चन से पहले ना 5 to 10 सेकंड दे दिया करूंगा ताकि आप आराम से एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। आई नो कि 5 to 10 सेकंड में क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता। आपको मैं ये टाइम दूंगा ताकि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लें। उसके बाद फिर क्वेश्चन आप मेरे साथ भी पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा क्वेश्चन तभी पढ़ेगा क्वेश्चन। कई बार ना एग्जाम के अंदर आंसर में गलती हो जाती है और जब हम लोग उसका रीजन ढूंढते हैं तो पता लगता है कि हमने क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट या क्वेश्चन की कोई लाइन गलत पढ़ ली है। इसलिए ये डायलॉग हम हर क्वेश्चन फॉलो करेंगे। पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन, बड़े ध्यान से हम क्वेश्चन पढ़ा करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप क्वेश्चन वन पढ़िए। देखिए क्या लिखता क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड वाज होल्डिंग 100% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड। डायग्राम बनाते हैं। एक्स लिमिटेड कंपनी के पास वाई लिमिटेड के 100% इक्विटी शेयर है। चलिए, एंड वाई लिमिटेड वाज ट्रीटेड एज ए सब्सिडरी बाई एक्स लिमिटेड। सर ये पेरेंट कंपनी बन गई है और ये क्या है? सब्सिडरी कंपनी। इट मीन्स क्या है? एज पर इंड एस 110 इसने क्या किया होगा? सब्सिडरी कंपनी को अपने साथ कंसोलिडेट कर लिया होगा। ठीक जी सर। डेट ऑफ एक्विजिशन पे सर गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज निकाला होगा एज पर इंड एस 103। ठीक, चलिए नाउ वाई लिमिटेड इशू कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर टू जेड लिमिटेड। सर वाई ने क्या किया? इसने ना कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दी है और इन्वेस्टर कौन है? जेड लिमिटेड। मतलब जेड ने सर प्रेफरेंस शेयर में सब्सक्राइब कर दिया है वाई लिमिटेड के। इट मीन्स क्या सर? कि जेड के लिए इन्वेस्टमेंट बन गई है। ठीक, चलिए एज पर द इशू डॉक्यूमेंट ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। सर जो आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है उसके इशू डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जेड लिमिटेड ऑल्सो गेट द राइट टू पार्टिसिपेट इन द रेलिवेंट एक्टिविटी ऑफ वाई लिमिटेड वेयर बाई जेड लिमिटेड consent is also necessary to pass any decision by the equity holder of Y Limited, that is X Limited। देखिए वो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स ऐसी थी, इस इंस्ट्रूमेंट में टर्म्स ऐसी थी कि अब जेड लिमिटेड अगर कोई भी काम करेगा, रेलिवेंट एक्टिविटी में कोई भी डिसीजन लेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक्स लिमिटेड की कंसेंट लेनी पड़ेगी। इट मीन्स कैसा? कि दोनों, चाहे वो एक्स लिमिटेड या जेड लिमिटेड है, दोनों की कंसेंट के बगैर सर काम नहीं हो पाएगा। तो सर अब ये क्या बन गया? सर ये ज्वाइंट अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, अब अगर ज्वाइंट अरेंजमेंट है तो हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि ये ज्वाइंट ऑपरेशन बनता है, ज्वाइंट वेंचर बनता है। ठीक, एक प्यारी सी बात और, सर कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है साहब, जब मैं ब्रॉडली आपको एक डेफिनेशन बताता हूं, जब सर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की रेलिवेंट एक्टिविटी में सर डायरेक्ट करने की पावर रखती हो। ठीक, चलिए अब यहां पे अगर आप देखेंगे साहब तो इंडेस जो आपका 110 है वो कंट्रोल के लिए सब्सटेंस और फॉर्म के बेस पे चलता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सर आपका ज्वाइंट कंट्रोल हो गया, तो ज्वाइंट अरेंजमेंट है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ज्वाइंट ऑपरेशन है या ज्वाइंट वेंचर है। ठीक, अगर ज्वाइंट ऑपरेशन है तो जो भी वेंचर है सर वो क्या करेंगे? अपने अपने हिस्से की असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, और अगर ज्वाइंट वेंचर है तो सर क्या करेंगे? अगर कंपनी सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो फिर ज्वाइंट वेंचर के ऊपर सर वो क्या करेगी? इक्विटी मेथड लगा देगी एज पर इंड एस 28। ठीक, चले हाँ जी सर। एक बात और सर, जैसे ही ज्वाइंट अरेंजमेंट बनेगा सर एक्स लिमिटेड अपना कंट्रोल लॉस्ट कर देगी, क्योंकि हम लोग सब्सटेंस और फॉर्म के हिसाब से चलते हैं। जब एक कंपनी सर क्या करती है, दूसरी कंपनी में कंट्रोल लॉस्ट करती है, तो उसे क्या करना होता है? सबसे पहले सर वो जो उसने आइडेंटिफिएबल नेट असेट रिकॉर्ड कर रखी है सब्सिडरी कंपनी की, उसे डी रिकॉग्नाइज कर देगी। एक बात। दूसरी बात, एनसीए के बैलेंस को हटा देगी। तीसरी बात, अगर सर शेयर बेच के कोई प्रोसीड्स मिली है तो उसे डेबिट कर देगी। चौथी बात, सर जो उसके पास अब होल्डिंग है उसे सर क्या करेगी? एज ए इन्वेस्टमेंट दिखाएगी फेयर वैल्यू पे। ठीक, चले जी सर। अच्छा,
जो भी डिफरेंस आएगा सर, ये डिफरेंस आपका P&L अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। अगर इनिशियली से कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व रिकॉर्ड किया था, उसे क्या करेंगे, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, ठीक। चलिए सर, ज्वाइंट अरेंजमेंट में ज्वाइंट ऑपरेशन है, ज्वाइंट वेंचर है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, कुछ टर्म्स चेक करनी है, कुछ कंडीशन चेक करनी है। अगर वो कंडीशन एग्जिस्ट करती है, सारी की सारी कंडीशन एग्जिस्ट करती है साहब, तो फिर वो आपके लिए ज्वाइंट वेंचर बनेगा, अदरवाइज ज्वाइंट ऑपरेशन माना जाएगा, ठीक। सबसे पहले बात करें साहब, सेपरेट लीगल व्हीकल होना चाहिए सर। अरेंजमेंट में कोई ऐसी लीगल टर्म ना हो जो इन्वेस्टर को ज्वाइंट अरेंजमेंट की असेट और लायबिलिटी में डायरेक्ट एक्सेस या ऑब्लिगेशन देती हो। सर कोई ऐसी टर्म्स ना हो कॉन्ट्रैक्ट में जो जो सर इन्वेस्टर को ज्वाइंट अरेंजमेंट की असेट लायबिलिटी में डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट राइट या ऑब्लिगेशन देती हो। या फिर सर हम क्या करते हैं, अदर फैक्ट्स भी चेक करते हैं। कई बार क्या होता है, ज्वाइंट अरेंजमेंट का सर, जो ज्वाइंट अरेंजमेंट को ऑपरेट किया जाता है, बनाया जाता है, वो इस पर्पज के लिए बनाया जाता है कि उसके आउटपुट को हम लोग ही केवल यूज करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन हाउ शुड एक्स लिमिटेड अकाउंट फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड। in its consolidated financial statement after the issue of convertible preference share by Y Limited to Z Limited। तो सर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे साहब कि जैसे ही, फिर मैं इसका आंसर दूंगा आपको, ठीक है। जैसे ही सर क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वाई लिमिटेड इशू करेगी, तो वाई लिमिटेड सर ज्वाइंट अरेंजमेंट बन जाएगा, किस किसका, एक्स लिमिटेड और जेड लिमिटेड का। एक बात। दूसरी बात, अगर ये ज्वाइंट अरेंजमेंट है तो हमें देखना पड़ेगा साहब ज्वाइंट ऑपरेशन बनता है या फिर ये ज्वाइंट वेंचर बनता है। सर जो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने बोली वो कंडीशन लिखेंगे और फिर बोलेंगे कि सेपरेट व्हीकल है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है ज्वाइंट अरेंजमेंट की असेट और लायबिलिटी के अंदर, ठीक। तो ये क्या बन गया साहब, ज्वाइंट वेंचर बन गया। फिर हम लिखेंगे अगर ये ज्वाइंट वेंचर है तो उस केस में सर क्या करेंगे, कंसोलिडेशन में इक्विटी मेथड लग जाएगा, ठीक। इतना ही नहीं, वाई लिमिटेड को पहले आपने क्या कर रखा था साहब, कंसोलिडेट कर रखा था, तो आप क्या करेंगे, वाई लिमिटेड की जो असेट और लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड कर रखी थी उसे डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, गुडविल को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। एनसीआई है ही नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि सर 100% शेयर होल्डिंग थे आपके पास, ठीक। जो इन्वेस्टमेंट है सर उसे ऑन द डेट ऑफ डी रिकॉग्निशन आप क्या करेंगे, फेयर वैल्यू पर दिखाएंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा सर वो डिफरेंस आपका किसमें आ जाएगा, P&L अकाउंट के अंदर आ जाएगा, ठीक। चलिए ये सारी बातें सर लिखी हुई हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मैंने वीडियो शेयर की थी, हाउ टू राइट द आंसर ऑफ एएस इन एएस, उस वीडियो को आपने जरूर देखना है, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी फोकस किया है कि जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर हमें कैसे ड्राफ्ट करना होता है। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, पढ़िए क्वेश्चन 2। एम लिमिटेड होल्ड 90% इंटरेस्ट इन सब्सिडरी एन लिमिटेड। सर देखिए एम जो है वो एन के 90% में होल्ड करता है, तो वो क्या करेगा साहब, क्योंकि कंट्रोल बेस्ड कंसोलिडेशन होता है तो एन की एसेट लायबिलिटी को 100% कंसोलिडेट कर देगा, ठीक। और जो एन के प्रॉफिट होंगे सर, उसका जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होंगे उसका 10% सर किसको जाएगा, एनसीआई को जाएगा, और 90% सर हम अपनी प्रॉफिट में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक। एन लिमिटेड होल्ड 25% इंटरेस्ट इन एन एसोसिएट ओ लिमिटेड, ठीक है। सर जो एन है ना, इसने ओ लिमिटेड में 25% इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर ओ लिमिटेड इसके लिए एसोसिएट बनता तो सर क्या होगा, फिर इक्विटी मेथड लगेगा, ठीक है। इक्विटी मेथड के तहत सर क्या होगा, जो भी ओ लिमिटेड प्रॉफिट और लॉस कमाएगी सर उस पर एन 25% सर साथ साथ रिकॉर्ड कर लेगा थ्रू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक। एक बात और, इक्विटी मेथड में सर हम लोग क्या करते हैं, सर जो भी एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सर क्या होगा, इक्विटी मेथड लग जाएगा क्योंकि वो ज्वाइंट वेंचर बन गया, ठीक है। जो भी सर ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट प्रॉफिट कमाता है उसकी नेट एसेट में मूवमेंट आती है, हम लोग सर उसे इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिकॉर्ड कर लेते हैं टू दी एक्सटेंट जितना हमारा उसमें हिस्सा होता है। एक बात और, अगर प्रॉफिट की नेचर सर आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मीन्स P&L है, रिटेन अर्निंग है, तो हमारी प्रॉफिट की नेचर भी सर वही हो जाएगी, मतलब हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ उसे जोड़ लेंगे। अगर OCI है तो OCI के साथ जोड़ेंगे साहब, अदर इक्विटी तो अदर इक्विटी के साथ जोड़ेंगे, ठीक। चले हाँ जी सर। एक बात और, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं सिर्फ एन और ओ की बात करूं तो सर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर इक्विटी मेथड के तहत जो हमने एन ने ओ में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे और कोरस्पॉन्डिंग सर प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। अब अगर मैं एम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो एम क्या करेगा सर, एन को 100% कंसोलिडेट करेगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सब्सिडरी है, 100% कंसोलिडेट करेगा, हाँ जी। एंड जो भी प्रॉफिट कमाएगा साहब
उसका 90% किसको जाएगा सर, एम के शेयर होल्डर को, और 10% किसको जाएगा सर, एनसीआई को। ठीक, सॉरी बेटा थोड़ा गला खराब है। आगे देखिए क्या लिखता है, एज एट 31st March X1 द नेट असेट ऑफ ओ लिमिटेड वाज 300 लाख इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ ₹40 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st March X1। देखिए सर, सब्जेक्ट टू अदर थिंग्स, क्योंकि क्वेश्चन है ना, बाकी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम यहाँ पे दी हुई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कह सकते हैं सर कि 300 का 25%, 75 से तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ठीक है, और जो करंट ईयर का प्रॉफिट है 40, वो सर इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। हाँ जी, उसका 25% 10 हमें मिल जाएगा। ठीक, ये एन की बुक्स में आ जाएगा इक्विटी मेथड के तहत। ठीक, कैलकुलेट हाउ द इन्वेस्टमेंट इन ओ लिमिटेड विल बी अकाउंटेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए सर, एम जब सीएफएस बनाएगा तो उसमें इस इन्वेस्टमेंट को कैसे दिखाएगा सर, हम तो ग्रुप को एज ए होल एक सिंगल एंटिटी मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन ओ कितने से आएगा सर, आपका 75 से। ठीक है, और ओ से सर जो हमने प्रॉफिट 10 रिकॉर्ड किया है, ये सर किसने रिकॉर्ड किया है, एन ने। ठीक है, तो इसका 90% किसको जाएगा सर, एम के शेयर होल्डर को, और 10% किसको जाएगा सर, एनसीआई को। ठीक, देखिए ये 40 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, चलें जी सर, चलिए क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, AB लिमिटेड होल्ड 30% इंटरेस्ट इन एन एसोसिएट विच इट हैज एक्वायर्ड फॉर ए कॉस्ट ऑफ ₹300 लाख। ठीक है सर, 30% हमने क्या किया था सर, इंटरेस्ट एक्वायर किया था एसोसिएट में 300 lakhs का। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट स्टेक द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट असेट ऑफ द एसोसिएट वाज रुपीज आपका 900 लाख, द वैल्यू गुडविल ऑन एक्विजिशन वाइज 30 लाख। हालांकि इस 30 लाख को सर हम लोग अलग अलग से रिकॉर्ड नहीं करते, तो अगर आप देखेंगे तो 300 हमने पे किया, और नेट एसेट में हिस्सा सर अपना 30% कितना था 270, तो 30 उसमें गुडविल के थे, लेकिन सर हमारे लिए ये 300 रेलिवेंट होता। ठीक, आफ्टर द एक्विजिशन AB लिमिटेड अकाउंटेड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएट एज पर द इक्विटी मेथड ऑफ द अकाउंटिंग, एंड नाउ द कैरिंग वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ AB लिमिटेड इज 360। देखिए सर 360 अपना कैरिंग अमाउंट है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एज पर इक्विटी मेथड। अगर हम लोग ना इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं एसोसिएट में, ठीक है, या डीम्ड सेल होती है सर, डीम्ड सेल कैसे, जैसे मान लो एसोसिएट ने फर्दर शेयर इशू कर दिए, ठीक है, और उसके वजह से अपनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कम होगी, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने हिस्सा बेचा सा तो सेल प्रोसीड्स का अमाउंट, और अगर हिस्सा नहीं बेचा तो सर जितना फ्रेश इशू से सर अपना अमाउंट आया होगा, नेट एसेट बढ़ी होगी कंपनी की, उसकी वजह से जितना हिस्सा अपने हिस्से में आया होगा अपनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग के हिसाब से, ठीक, उसका कंपैरिजन हम लोग किसके साथ करते हैं साहब, सर जो हमने हिस्सा सेल किया है या जितना हिस्सा सर हमारा रिड्यूस हुआ उसके कैरिंग अमाउंट के साथ, और जो भी डिफरेंस होगा सर वो गेन और लॉस ऑन आपका डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आएगा। ठीक, द एसोसिएट हैज नाउ इशूड इक्विटी शेयर टू सम इन्वेस्टर अदर देन AB लिमिटेड फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 800 लाख, दिस हैज इफेक्टिवली रिड्यूस द होल्डिंग ऑफ AB लिमिटेड टू 20%। ओके सर, देखिए कंपनी ने क्या किया, 800 का कंसिडरेशन ले लिया और शेयर इशू करके, और इसकी वजह से सर हम लोगों का जो हिस्सा रिड्यूस हुआ कितने तक हो गया, 20% तक हो गया। ठीक है, एसोसिएट अभी भी है तो 10% हिस्सा चला गया। हाँ जी, अब देखिए सर अपने पास प्रोसीड्स कितनी आई है सर, 800 में अब 20% हिस्सा अपना है, कितना आ गया 160। ठीक है, 360 से 30% के बराबर था, 10% सर अपना रिड्यूस हो गया, तो कैरिंग अमाउंट फॉर 10% रिडक्शन सर कितने से आएगा 120 से, तो सर 40 का क्या आ गया, गेन आ गया। ठीक, डिटरमाइन हाउ AB लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर सच रिडक्शन इन इंटरेस्ट इन द एसोसिएट। सर ये जो गेन है ये आपका P&L अकाउंट के अंदर चला जाएगा। ठीक, देखिए बिकॉज द इशू ऑफ द शेयर बाय एसोसिएट टू अदर इन्वेस्टर AB लिमिटेड हैज इफेक्टिवली सोल्ड 10% ऑफ इट्स इंटरेस्ट इन द एसोसिएट। ठीक है, द गेन ऑब्लिक लॉस ऑन रिडक्शन इन इंटरेस्ट इन एसेट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। सर देखिए डीम्ड कंसिडरेशन आपके पास 160 आया, कैरिंग वैल्यू सर आपकी 120 है, गेन सर कितने से 40 से, और ये गेन सर कहाँ चला जाएगा P&L अकाउंट के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है। ये पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, DF लिमिटेड acquired 100% ordinary share of ₹100 each of XYZ Limited on 1st October X1।
प्लीज ध्यान देना, आपका जो क्वेश्चन है इसका ईयर एंडेड कब का है, ऑन 31 मार्च X2 का, और जो DEF ने शेयर एक्वायर किए हैं XYZ में वो कब किए हैं, 1 अक्टूबर X1 में। तो यहाँ पे सर टाइम एडजस्टमेंट आ जाएगी, ठीक है जी सर। ऑन 31 मार्च X2 द समराइज बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनी वर एज गिवन बिलो, ठीक। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, फाइनेंशियल एसेट में ट्रेड रिसीवेबल आ गया, कैश आ गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी आ गई, अदर इक्विटी आ गई, फाइनेंशियल लायबिलिटी आ गई, टोटल आ गया, ठीक। सर एक बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख ले। जी सर, देखिए बेटा, एग्जाम के अंदर ना हमें पहले रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए, क्योंकि जब हम एग्जाम के अंदर बैठे होते हैं तो हमारा सिर्फ फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हमें आंसर उतना लिखना जितना मांगा गया, ठीक। और जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं आंसर की ड्राफ्टिंग भी साथ साथ कर रहे होते हैं, इसलिए बेटर है कि पहले आप क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे। सर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मांगे, ठीक। चलिए, द रिटेन्ड अर्निंग ऑफ XYZ लिमिटेड शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख ऑन 1 अप्रैल X1। सर रिटेन्ड अर्निंग का जो बैलेंस था यहाँ पे 3 लाख था। एक प्यारी सी बात आपको बताता हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर सर क्वेश्चन ये स्पेसिफाई नहीं करता कि जो आपका रिजर्व का बैलेंस है, अदर इक्विटी का बैलेंस है, रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है, वो ड्यूरिंग द ईयर का कितना है, ओपनिंग कितना है, तो उस केस में सर हम लोग एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि जो भी रिजर्व का बैलेंस है वो बैलेंस अपना पूरा का पूरा ओपनिंग है, और जो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है वो करंट ईयर का बैलेंस है, ठीक। हाँ, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देगा फिर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, ठीक। चलिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि एग्जाम के अंदर जब ये बड़ा क्वेश्चन आता तो हम इसे कैसे हैंडल करें, क्या हमारे पास प्रोसीजर होना चाहिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने का, ठीक। एक बार मैं कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ूंगा पहले ना। द रिटेन्ड अर्निंग ऑफ XYZ लिमिटेड शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख ऑन 1 अप्रैल X1, आउट ऑफ विच ए डिविडेंड ऑफ 10% वाज पेड ऑन 1 नवंबर। देखिए सर, इंडेस की दुनिया में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। थोड़ा सा डिस्कस कर लो डिविडेंड के बारे में। हाँ जी सर, देखिए पहले ना मैं एक काम करता हूँ, जनरल डिविडेंड की बात कर लेता हूँ, ठीक। मतलब इस क्वेश्चन की बात नहीं, एक जनरल बात करता हूँ आपके साथ ना। देखिए होता क्या, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर को पूरी इंडेस की दुनिया में कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया। देखिए सर, ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट, और एक अदर इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर लेते हैं साहब, अगर आप उन शेयर के बाद उस पर्टिकुलर एंटिटी को क्लासिफाई नहीं करते, ना तो एज ए सब्सिडरी, ना एज ए ज्वाइंट वेंचर, ना एज ए एसोसिएट, ठीक, आप ऐसे क्लासिफाई नहीं करते तो अदर इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो वो इंडेस 109 में डील होती है। इंडेस 109 ये कहता है बाय डिफॉल्ट हम लोग ये मानेंगे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर किया है तो ये एफईटीपीएल लगेगा, ठीक। कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, इरिवोकेबल ऑप्शन अडॉप्ट कर सकती है एट एफईटीओसीआई का, ठीक। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने जो फाइनेंशियल असेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई किया एट एफईटीओसीआई और एफईटीपीएल पे, डिविडेंड इनकम को हमेशा पीनल अकाउंट के अंदर लेके जाया जाता है, ठीक। आइए अब इधर चलते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट है कौन सी, सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट्स, तो सर एज पर इंडेस 27 स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर कंपनी क्या करेगी, या तो इन्हें कोस्ट पे दिखा सकती है एज पर पैरा 10 ऑफ इंडेस 27, या सर इन्हें इंडेस 109 के अकॉर्डिंग दिखा सकती है। दोनों चॉइस है, जो भी चॉइस अडॉप्ट करेगी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज कर देगी, ठीक। पैरा 12 के अकॉर्डिंग डिविडेंड जो भी मिलेगा सर उसे पीनल अकाउंट में लेके जाया जाए, ठीक। चले, हाँ जी सर, इररिस्पेक्टिव कि आपने शेयर का परचेज किए थे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने एक कंपनी के शेयर परचेज किए, आपकी सब्सिडरी बन गई, और उसके बाद उस कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया, तो जैसे ही कंपनी डिविडेंड बांटेगी सर उस कंपनी की नेट एसेट गिर जाएगी, बट आपने तो कोस्ट मॉडल फॉलो कर रखा है, तो भी आप डिविडेंड को क्या करेंगे, पीनल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे, और उसको उस केस में सर आप क्या करेंगे, इंपेयरमेंट की टेस्टिंग कर लेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट की एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड 36, ठीक। चलिए, ये बात होगी साहब स्टैंड अलोन की, ठीक। कंसोलिडेशन में हम लोग डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, अगर डिविडेंड आपका सर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बिलोंग करता है, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ऐसे दे रखी है साहब कि आपको जो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस दे रखा है ओपनिंग में, वो विदाउट डिडक्टिंग डिविडेंड दे रखा है, तो इसकी वजह से क्या होगा साहब, जब आप बैलेंस शीट में जो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग, ठीक है, उसका कंपैरिजन ओपनिंग बैलेंस से करेंगे तो वो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। अब वो जो प्रॉफिट आएगा सर आपका, वो आफ्टर डिविडेंड है,
आफ्टर डिविडेंड है तो आप क्या करेंगे, डिविडेंड पेड ऐड कर देंगे, तो बिफोर डिविडेंड बन जाएगा, उसके बाद उस पर टाइम एडजस्टमेंट लगा देंगे, ठीक। अब जैसे डिविडेंड पेड आपने ऐड किया है तो आपने क्या किया, सब्सिडरी कंपनी की नेट एसेट बढ़ा दी है। अब आप क्या करेंगे साहब, टू द एक्सटेंट ऑफ जितना डिविडेंड सर पेरेंट के शेयर होल्डर को दिया गया उसको हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में से माइनस कर देंगे, और एनसीआई वाला क्या करेंगे सर, एनसीआई के बैलेंस से माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि सर जैसे ही आपने डिविडेंड पेड को ऐड किया नेट एसेट बढ़ गई सब्सिडरी की, इससे आपका एनसीआई का बैलेंस भी बढ़ गया, ठीक। चले जी सर, चलिए अब डिविडेंड बांटा कितने से, सर 10% से, और सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से है सर, 20 लाख से है, तो 2 लाख आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएफ लिमिटेड हैज रिकॉग्नाइज द डिविडेंड रिसीव्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फेयर वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अक्टूबर X1 वाज ₹20 लाख। देखिए एज पर इंडेस 103, बेटा इस क्वेश्चन के थ्रू ना बड़े सारे आपको कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। एज पर इंडेस 103, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी पे कंट्रोल एक्वायर करती है, तो जिस दिन कंट्रोल एक्वायर करती है सर उस दिन उसे क्या करना होता है सर, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालना होता है, ठीक। जिसका फॉर्मूला होता है सर आपका पीसी पेड प्लस एनसीआई माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफिएबल असेट या आइडेंटिफिएबल नेट असेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ठीक। अब पहले मैं असेट और लायबिलिटी फेयर वैल्यू के बारे में बात कर लेता हूं। अगर हमारा क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग ये मान के चलेंगे साहब कि जो असेट और लायबिलिटी की फेयर वैल्यू है वो उसके कैरिंग अमाउंट के बराबर है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने फेयर वैल्यू अलग से दे रखी है और वो कैरिंग अमाउंट से अलग है साहब, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे साहब, उस फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट करेंगे ऑन द रेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक। एक बात, दूसरी बात सर, इस फेयर वैल्यू की वजह से क्या क्या होगा सर, आपका पोस्ट एक्विजिशन में सर जो कैरिंग अमाउंट है वो चेंज हो चुका होगा, तो आप उसका इंपैक्ट डेप्रिसिएशन के थ्रू लेंगे। अगर करंट असेट और करंट लायबिलिटी में सर ये एडजस्टमेंट थी, तो उसका इंपैक्ट सर जब करंट असेट और करंट लायबिलिटी को आप सेटल करेंगे तब जाके लेंगे उसका इंपैक्ट। और अगर इन्वेंट्री है, करंट असेट का पार्ट है, जब आप उसे बेचेंगे तो सर अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक। एक बात और, क्योंकि आपका कैरिंग अमाउंट चेंज हो गया इन कंपैरिजन टू आपका, ऐसे बोलूंगा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से कंसोलिडेशन में आपका कैरिंग अमाउंट चेंज हो गया इन कंपैरिजन टू स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसलिए सर डेफर्ड टैक्स भी बनेगा। हाँ, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन केवल क्वेश्चन में तब करेंगे जब क्वेश्चन से टैक्स का रेट दे रखा होगा, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स को इग्नोर कर देंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे सर प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू दे दी, हम क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट से कंपैरिजन करेंगे, और जो भी फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस आएगा सर उससे हम डेट ऑफ एक्विजिशन पे क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और उसका फिर इंपैक्ट पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में भी लेंगे, ठीक। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% से। फॉलोइंग आर द इंक्रीजेज, प्लीज ध्यान देना, आपको यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहा है इंक्रीजेज ऑन कंपैरिजन ऑफ फेयर वैल्यू। अब हम क्या करेंगे साहब, जिसकी भी एडजस्टमेंट दे रखी है उस पर टिक कर लेंगे एक बार ना। प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट है एक, डिविडेंड की एडजस्टमेंट को सर हम ऐसा करते हैं, रिटेन अर्निंग पे टिक कर लेते हैं, ठीक है। फॉलोइंग आर द इंक्रीजेज, ये डायरेक्ट इंक्रीज दे दिया, ऑन कंपैरिजन of fair value as per respective index with book value as on 1st October X1 which are to be considered while consolidating the balance sheet, ठीक है। चलिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेंट्री ट्रेड पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेंट्री और आपका ट्रेड पेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है सर। आगे बढ़ते हैं, नोट्स सबसे पहले लिखते हैं, इट मे बी एज्यूम दैट इन्वेंट्री इज स्टिल ऑन होल्ड ऑन बैलेंस शीट डेट एंड द ट्रेड पेबल आर ऑल्सो नॉट येट सेटल्ड। इट मीन्स वो ये कह रहा था डेट ऑफ एक्विजिशन पे गुडविल कैलकुलेट करते हुए आपने जो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की है इन रिगार्ड्स टू इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल आगे एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्यों, क्योंकि अभी तक वो इन्वेंट्री नहीं बिकी है और ट्रेड पेबल सेटल नहीं हुआ है। Also assume that the other reserve of both the company as on 31st March X2 are the same as on 1st April X1। ओके सर, ये आपके ओपनिंग बैलेंस है, तो ये सर आपका फिर कैपिटल नेचर का प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। चलिए, all fair value adjustment have not yet started impacting consolidated post acquisition profit। ओके सर, हमें CBS बनानी है, ठीक। अब इसका क्या पैटर्न होना चाहिए एग्जाम के अंदर, देखिए बेटा बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले हम कुछ बातें डिस्कस कर लें, बेसिक सी बातें हैं जी सर। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो सर इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखाती है, ठीक है। कंसोलिडेशन में सर इन्वेस्टमेंट के नाम से नहीं दिखाती, बल्कि किस नाम से दिखाती है साहब? सब्सिडरी कंपनी की नेट आइडेंटिफाइबल असेट आ जाएंगी, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाएगा। सर इस क्वेश्चन में तो क्योंकि 100% होल्डिंग है इसलिए सर एनसीआई नहीं आएगा, अदरवाइज एनसीआई भी आ जाएगा, ठीक। एनसीआई कैसे आएगा सर? अगर फुल गुडविल निकालनी तो एनसीआई फेयर वैल्यू पे आएगा, प्रोपोर्शनल गुडविल निकालनी है साहब, क्योंकि दो मेथड है, तो उसके इसमें सर क्या करेंगे, एनसीआई जो है वो सब्सिडरी कंपनी की जो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की फेयर वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, उसका जो शेयर है वो आ जाएगा, ठीक। उसके बाद सर डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद सब्सिडरी कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी या लॉस होता है उसको पेरेंट और एनसीआई में सर इन द रेशो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग एलोकेट कर दिया जाता है। ये सर कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग होती है, ठीक। अब हम क्या करेंगे सर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, कैसे शुरू करेंगे? देखिए सबसे पहले सर मैं अपने क्वेश्चन में क्या करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जगह क्या आएगा, नेट आइडेंटिफाइबल असेट आएगी। नेट आइडेंटिफाइबल असेट को सर कौन रिप्रेजेंट करता है? सर कैपिटल और अदर इक्विटी, इनको छोड़ के मैं बाकी सारा काम एक बार कर लूंगा। कैसे? देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख प्लस 18 लाख प्लस सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट कितने से है सर? 10 लाख से इंक्रीज होगी, और इसके ऊपर पोस्ट एक्विजिशन कोई डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट नहीं है, तो मैं 10 लाख यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और ये मेरे रेट ऑफ एक्विजिशन पे भी इंपैक्ट आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा सर आपका 43 लाख। चलें अच्छी सर, प्लांट एंड मशीनरी सर इन दोनों को जोड़ दूंगा, प्लस क्या आएगा सर? प्लस मेरे को फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी है, ठीक। अब वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कैसे करनी है, ध्यान से देखिए साहब। क्वेश्चन ने मेरे को बोला है कि 1 अक्टूबर को क्या है, आपका जो प्लांट एंड मशीनरी वो 20 लाख का है, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे साहब, प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख का है, ठीक है। अपने पास सर क्वेश्चन जो है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में सर 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है, और उसका अमाउंट सर जो है प्लांट एंड मशीनरी का 13,50,000 है, और ये 10% डेप्रिसिएशन के बराबर है। अब अगर प्लांट एंड मशीनरी का कैरिंग अमाउंट 13,50,000 है, ये एक साल के बाद का बैलेंस है, क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, तो 90% के हिसाब से सर ये 15 लाख यहाँ पे आ जाएगा। कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो 95% से डिवाइड कर देते हैं, कहते हैं हमें 6 मंथ पहले की वैल्यू चाहिए। दोस्त ये जो अमाउंट आया है ना, ये अमाउंट 5% डेप्रिसिएशन माइनस करके नहीं आया, बल्कि ये 10% डेप्रिसिएशन माइनस करके आया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे सर, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट निकालेंगे, ठीक। फिर 6 मंथ का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जो कि 75,000 आ गया। तो सर ये आ गया अपना 14,25,000। तो 575 से सर क्या आ गया, फेयर वैल्यू बढ़ेगी, जिसका एक इम्पैक्ट सर आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हुए जाएगा, वहां डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको पहले पूरी बैलेंस शीट बनवाता हूँ इन 3 चीज़ों को छोड़ के, ठीक। अच्छा, क्योंकि सर अब जो सब्सिडरी कंपनी थी XYZ लिमिटेड, वो जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही थी वो सर 15 लाख के कैरिंग अमाउंट के साथ चार्ज कर रही थी, ठीक, विदाउट टेकिंग एनी इम्पैक्ट ऑफ फेयर वैल्यू। लेकिन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एज पर इंडेस 103 बोलूंगा, क्योंकि ये इंडेस 103 का कंसेप्ट है, हमने क्या किया साहब, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट यहाँ पे की है, तो अपनी असेट का कैरिंग अमाउंट बढ़ा लिया। और जब हमने असेट का कैरिंग अमाउंट बढ़ा लिया कब, 1 अक्टूबर को, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा साहब, जो भी डेप्रिसिएशन लेना है वो इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू लेना है। कैरिंग अमाउंट के हिसाब से डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फेयर वैल्यू का डेप्रिसिएशन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक। अब वो डेप्रिसिएशन कैसे आएगा सर, इसके लिए देखिए 2 मेथड होते हैं, एक SLM एक WDV। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। SLM मेथड ये कहता है कि जो भी आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आया, आप उसके ऊपर क्या करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, ठीक। WDV मेथड ये कहता है साहब, आप क्या करेंगे, रिवैल्यूड अमाउंट को, नॉट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस को, रिवैल्यूड अमाउंट को कंसीडर करेंगे। कितना है सर, 20 लाख है। मेरे को बहुत सारी वर्किंग करनी है, तो मैं ऐसी जगह उठा देता हूँ जहाँ पे वर्किंग नहीं पहुँचेगी। सर 20 लाख है। सबसे पहले क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज निकालेंगे 10% के हिसाब से 6 मंथ का 1 लाख। फिर आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज्ड सर 150 है आपका 1 ईयर का, 6 मंथ का 75,000, तो 25,000 से आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जो कि पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे सर आपका क्या आ जाएगा 25,000, ये हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो 24 लाख प्लस 13,50,000 प्लस 575 माइनस 25,000, 43 लाख ये आ गया। आगे बढ़े जी सर, चलिए
इन्वेस्टमेंट की जगह सर आपका नेट आइडेंटिफाइबल एसेट आएगा। इन्वेंट्री में सर एडजस्टमेंट है, जी सर, इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ेगी 150 से। बेटा इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ, उसका रीज़न ये कि मैं आपको सारे कंसेप्ट पे रिवाइज करा रहा हूँ। 12 लाख प्लस 3,64,000 प्लस आएगा आपका 150। सर इसके बाद इन्वेंट्री भी की नहीं भी की सर, तो 17,14,000 आ जाएगा। और एक लाइन हम लोग सर इससे पहले, क्योंकि आपका करंट असेट स्टार्ट होगी तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे सर, बाई चांस गुडविल ना आ जाए पैसे में, ठीक है। चलिए, फाइनेंशियल एसेट में ट्रेड रिसीवेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है 998 से। कैश में आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं है 2,25,000 से। चले जी सर, आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी में सर अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे आराम से, ठीक है जी सर। बैंक ओडी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रेड पेबल अगर आप देखेंगे सर तो 1 लाख से फिर वैल्यू बढ़ गई है, 4,71,000 प्लस 174 प्लस आपका 1 लाख, 7,45,000, ठीक जी सर। इससे पहले हमने जगह खाली रखनी है किस किस की, इक्विटी शेयर कैपिटल की, अदर इक्विटी की और एनसीआई की। हालांकि इस क्वेश्चन में एनसीआई नहीं, लेकिन उसकी जगह रखनी, ठीक। आइए अब सर हम कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पहला वर्किंग नोट हम किसका बनाते हैं सर, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। सर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का क्या फॉर्मूला होता है सर, पीसी पेड कितने से है आपका, सर पीसी पेड है अपनी 34 लाख से, बिल्कुल ठीक है, प्लस एनसीआई आइदर एट फेयर वैल्यू और प्रोपोर्शनेट वैल्यू। सर एनसीआई का यहाँ पे बैलेंस नहीं दे रखा, बट मैं फिर भी लिखूंगा सो दैट आगे जब आप क्वेश्चन करें तो इस बात को ध्यान रखें कि एनसीआई यहाँ पे आता है। माइनस आ गया सर फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, ठीक। इसके बाद सर ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। इससे पहले वर्किंग नोट हम लोग ऑलरेडी बना चुके होंगे साहब, किसका, एक तो प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस निकाला होगा, एक उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाला होगा, तो 2 वर्किंग नोट बन चुके हैं अपने ना। सर क्या वो 2 वर्किंग नोट हम पहले बनाए या बाद में बनाए, देखिए बेटा अगर आप बैलेंस शीट के हिसाब से डायरेक्ट चलोगे ना तो आप उनको पहले बना सकते, कोई बुराई नहीं इसमें, ठीक। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम पहले वर्किंग नोट की जगह छोड़ देंगे, क्योंकि पता तो होता है कि कितने वर्किंग नोट बनने हैं, तो आप उस केस में बाद में बना सकते, ठीक। वर्किंग नोट नंबर 3 4 कंसोलिडेटेड सर आपका आएगा अदर रिजर्व सर, डायरेक्ट आ जाएगा वाई, क्योंकि सर जो आपका सब्सिडरी कंपनी का अदर रिजर्व पूरा पूरा कैपिटल नेचर का है। सर ये कहाँ लिखा हुआ है देखिए, 1 अक्टूबर से पहले के जो भी प्रॉफिट होंगे सब्सिडरी कंपनी के सारे कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होंगे, ठीक है। और ये तो रिजर्व सर ओपनिंग बैलेंस है, ये बात लिख रखी है सर क्वेश्चन, ये देखिए। ऑल्सो एज्यूम दैट अदर रिजर्व ऑफ बोथ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च X2 आर द सेम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में इसे ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे 24 लाख से, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन रेफर करके टिक करा देता हूँ आपको। चलिए चले जी सर, आइए सर रिटेन्ड अर्निंग आपका 572, और ये 572 हम लोग साथ में कहाँ दिखा देंगे सर, ये हम लोग दिखा देंगे अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में अदर इक्विटी के अंदर, ये करंट ईयर में आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वर्किंग नोट कौन सा बनेगा सर, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट ऑफ आपका सब्सिडरी कंपनी, तो मैं उसको यहाँ बनाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट ऑफ कंपनी का नाम यहाँ पे XYZ लिमिटेड है, क्या है XYZ लिमिटेड। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, ओपनिंग बैलेंस, चेंजेज इन रिटेन्ड अर्निंग और आपका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी सर। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल है अपना 20 लाख से, और ये 50 लाख सर हम लोग क्या करेंगे बैलेंस शीट में दिखा देंगे। एक सेकंड, ये अपनी एसेट थी जी सर, 50 लाख, ये आ गई पेरेंट कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल, सब्सिडरी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख से 20 लाख से, ठीक जी सर। होता क्या है, अगर हम लोग ना स्टार्टिंग में ही मान लो स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट बनाते हैं सब्सिडरी, ठीक है, और वहाँ कोई गलती हो जाती है या हमें कोई पॉइंट में दिक्कत आती है तो बच्चे पूरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इस अप्रोच से क्वेश्चन करोगे ना तो आपका 80 85 90% तक क्वेश्चन हो चुका होता है, और तब तक आपको कहीं ना कहीं उस एडजस्टमेंट का भी सर क्या ट्रीटमेंट है वो समझ में आ चुका होता है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन के अंदर घुस जाते हैं ना सब, तो आसपास की चीज़ें हमें समझ में आ जाती है, ठीक। देखिए मैं इस बात को फिर से बोल दूँ, हाँ जी सर,
एग्जाम में ना ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई एडजस्टमेंट आपको दिक्कत करते हैं, आप उस एडजस्टमेंट को ना टाइमिंग के लिए होल्ड पर रख लो और क्वेश्चन को ना प्रोसीजर के हिसाब से सोल्व करना स्टार्ट कर दो। जब आप क्वेश्चन में एक अच्छे लेवल घुस जाओगे ना क्वेश्चन के अंदर साहब, तो उस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट भी आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए अब यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। हाँ जी, अदर रिजर्व 10 लाख से कोई मूवमेंट नहीं है। उसके बाद क्या आएगा सर? उसके बाद आएगा आपका रिटेन्ड अर्निंग 820 क्लोजिंग है और ओपनिंग सर 3 लाख से। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग 3 लाख 820, तो इसका मतलब 520 सर आपका क्या करंट ईयर का प्रॉफिट है। अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना सर। देखिए, डिविडेंड जब कंपनी पे करती है तो उसे कहां से माइनस करती है सर? वो रिटेन्ड अर्निंग से माइनस करती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से माइनस करती है, वो पीएनएल अकाउंट से माइनस नहीं होती सर। पीएनएल अकाउंट से माइनस होगी बैलेंस शीट में जाके। जब हम बोलते हैं ना पीएनएल अकाउंट से माइनस कर दो, इसका मतलब होता है कि करंट ईयर का खर्चा मानना ना सर, वो एप्रोप्रिएशन होता है, इसलिए उसे हम कहां से दिखाते सर? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग से माइनस करते। इट मींस क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग का मतलब ओपनिंग प्रॉफिट, फिर करंट का प्रॉफिट ऐड करते, फिर सर उसको माइनस करते डिविडेंड को। ठीक, चलिए अब क्योंकि ये जो 820 का प्रॉफिट है ये आफ्टर डिविडेंड है सर, आपको कैसे पता? देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आइए आप एक बार ना। क्वेश्चन ने हमें रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग दे दिया 3 लाख से, ठीक है। 820 सर ये दे दिया क्लोजिंग बैलेंस, बिल्कुल ठीक है। डिविडेंड कहाँ पे हुआ सर? 1 नवंबर को, तो इसका मतलब 820 में से 2 लाख घट चुका होगा, बिल्कुल घट चुका होगा सर, ठीक है। अच्छा, ये जो 2 लाख का डिविडेंड है ये कब का है सर? ये पिछले साल का है और लास्ट ईयर सर इसे एज पर इंड AS 10 नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज किया गया होगा, ठीक है। बुक्स में रिकॉर्ड हुआ नहीं होगा। तो ये जो 3 लाख है सर ये बिफोर रिड्यूसिंग क्या है? दिस डिविडेंड है। तो ड्यू टू बैलेंसिंग फिगर सर जो 520 आपका बैलेंसिंग फिगर है 520 सर, उसमें से सर क्या है? ये 2 लाख घट चुका है, तो हम क्या करेंगे? पहले डिविडेंड पेड को ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब जैसे से डिविडेंड पेड को ऐड करेंगे तो सर नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी बढ़ जाएगी। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे सर? इसे एक तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से माइनस कर देंगे और दूसरा सर आपका एनसीआई से माइनस कर देंगे। एनसीआई है नहीं यहाँ पे, तो 2 लाख सर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आपका 720 करंट ईयर का प्रॉफिट आ गया जी सर। 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस आपका 3 लाख 33 लाख आ गया। अब क्या करेंगे सर? अब टाइम एडजस्टमेंट करेंगे, प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट 720 6 मंथ का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है 36,60,000 और 360 बैलेंस। एक बार इनको रीड करो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट करता है सब्सिडरी कंपनी की जो आइडेंटिफिएबल नेट एसेट है उसका कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और ये रिप्रेजेंट करता साहब सब्सिडरी कंपनी ने ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो प्रॉफिट कमाए हैं। सर दोबारा बोलना, ये रिप्रेजेंट करता है कैरिंग अमाउंट ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और ये उसके बाद के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है सब्सिडरी कंपनी ने जो कमाया। ठीक, अब सर हम लोग एज पर इंड AS 103 जो कंपैरिजन करेंगे सर किसके साथ करेंगे? सर हमने जो पीसी पे की होगी तो फेयर वैल्यू के हिसाब से पे की होगी, तो हम फेयर वैल्यू के साथ कंपैरिजन करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे साहब? सब्सिडरी कंपनी की आइडेंटिफाइबल नेट एसेट की फेयर वैल्यू का कंपैरिजन उसके कैरिंग अमाउंट के साथ करेंगे और जो भी डिफरेंस होगा सर उसे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे सर 4 डिफरेंस है, कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन ने हमें बताया है कि 20 लाख यहाँ पे फेयर वैल्यू है, जबकि कैरिंग अमाउंट कितना था? 1425, तो 575 की तो ये एडजस्टमेंट हो जाएगी। इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 575। आपका सेकंड सर लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी कितने से? 10 लाख से। इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ेगी सर कितने से? 150 से। और ट्रेड पेबल की फेयर वैल्यू बढ़ने का मतलब है सर लॉस होना। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सर ये हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर दी। ठीक, अब जैसे जैसे सर ये असेट या लायबिलिटी आगे जाके सेटल होंगी, आगे जाके यूज होंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा साहब? इनका इंपैक्ट लेना पड़ेगा। तो देखिए लैंड बिल्डिंग पे सर अभी डेप्रिसिएशन चालू नहीं हुआ है,
जब जाके चालू होगा सर तब उस केस में हम क्या करेंगे, इतने अमाउंट से डेप्रिसिएशन बढ़ा देंगे आने वाले टाइम में, ठीक। और ओवर द पीरियड सर इसे एलोकेट कर देंगे। सर जब कल को इन्वेंट्री बिकेगी तो सर उसकी कॉस्ट कंसल्टेशन में 150 से बढ़ जाएगी। ट्रेड पेबल सर जब सेटल होगा तो उसका अमाउंट इतने से बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सर क्या होगा, अब हम डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लेंगे पोस्ट एक्विजिशन, जो कि 25,000 से एडिशनल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। कहानी खत्म क्वेश्चन की। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सर नेट आइडेंटिफाइबल एसेट की जो फेयर वैल्यू कितने से आ गई, 3660 प्लस 575 प्लस आपका 10 लाख प्लस आपका 150 माइनस आपका 1 लाख, 52,85,000, ठीक है। और ये आ जाएगा सर आपका 360 माइनस 25,000, 3,35,000। इसके हम दो हिस्से बना देंगे साहब। एक इसमें जाएगा सर पेरेंट में, जो कि इस क्वेश्चन में आपका DF है और 100% है, NCI सर 0 है, तो 335 आ गया। चलिए, तो 335 से सर आपका प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे और डिविडेंड की एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी करी दी है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर, और आपका 52,85,000, 18,85,000 सर आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए 335 1885, ठीक है। ये फाइनल बैलेंस आ गया 4992, 4992। आई अब टैली कर लेते बैलेंस शीट को। $50 लाख प्लस 4992, क्योंकि इसमें आपका NCI नहीं है तो NCI का बैलेंस भी इधर आ जाता है, प्लस आपका 8 लाख प्लस आपका 7,45,000, फिर आ गया 1,15,37,000 से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 43 लाख प्लस 43 लाख प्लस 17,14,000 प्लस आपका 9,98,000 प्लस 225, 1,15,37,000। चलिए जी, ये आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाती है। चलिए जी सर, आइए क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 4 जैसा ही है, बस इसमें एक बात अलग है, और वो बात कौन सी साहब, एक तो इसमें NCI है और डिविडेंड का NCI में कैसे एडजस्टमेंट होगा और क्यों होगा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 5 पढ़िए जल्दी से। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, राम लिमिटेड एक्वायर्ड 60% ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹100 ईच ऑफ कृष्णा लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर X1। सर 60% शेयर है तो 40% आपका NCI आ जाएगा। On 31st March X2, the summarized balance sheet of the two company were as given below. हमने शेयर कब एक्वायर किए, 1 अक्टूबर X1 को, ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल X1 को, 31 मार्च X2 को ईयर एंड, ठीक। चले जी सर, बिल्कुल चलते हैं। The retained earning of K Limited showed a credit balance of 60,000 on 1st April, out of which a 10% dividend, a dividend of 10% was paid on 1st November. Okay, तो कृष्णा लिमिटेड की सर रिटेन अर्निंग यहाँ पे कितनी थी, 60,000 थी, और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग सर कितने से, 1,64,000 से। क्वेश्चन है सर इसमें भी बैलेंस शीट मांगी है, ठीक है। तो प्राइमा फेसी 1,04,000 का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन देखते हैं इसमें क्या एडजस्टमेंट होगी। आगे देखिए, राम लिमिटेड हैज क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव्ड टू इट्स रिटेन अर्निंग, ठीक है। 1 नवंबर को सर 10% डिविडेंड पे किया। आपका कैपिटल कितने से, 4 लाख से, तो 40,000 आ जाए। आपका फेयर वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी दे दिया 4 लाख से, ठीक है। यहाँ पे 4 लाख आ गया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सर ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% से आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक तो प्लांट एंड मशीनरी पे टिक कर लेंगे, ठीक है। फॉलोइंग आर द इंक्रीजेज ऑन कंपैरिजन ऑफ फेयर वैल्यू एज पर द रिस्पेक्टिव इंडेक्स विद बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर X1 विच आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंसोलिडेटिंग द बैलेंस शीट। सर ये डायरेक्ट इंक्रीज इन फेयर वैल्यू दे दिया,
लैंड बिल्डिंग में है आपका इन्वेंट्री या ट्रेड रिसीवेबल? सर इन्वेंट्री में है और आपका ट्रेड पेबल के अंदर है। चलिए notes, it may be assumed that the inventory is still unsold on the balance sheet date and the trade payable are also not yet settled. ठीक है। Also assume that the other reserve as on 31st March X2 are the same as on 1st April X1। आपने CBS बनानी, ठीक है। चलिए तो अदर रिजर्व का आपका सर सेम ओपनिंग बैलेंस है। शुरू करें? हाँ जी सर। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करेंगे। आपका लैंड बिल्डिंग में इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस क्या आएगा सर, फेयर वैल्यू इंक्रीज कितने से, 2 लाख से। मैं एक बार ये चेक कर लूँ कि यहाँ हम टिक कर सकते हैं या पूरी बैलेंस शीट बनवाऊँ दोबारा। सर थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बैलेंस शीट ही बनवा देता हूँ ताकि बेटर समझ में आए आप लोगों को, ठीक है। 860 आ जाएगा। चलिए प्लांट एंड मशीनरी में देखिए सर आप क्या करेंगे, यहाँ पे 270 है तो पहले आप ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे 90% के हिसाब से, 3 लाख आ गया। हाँ जी सर। हमारी स्टडी में WDV के बेस पर एडिशन डेफिनेशन निकालती है तो हम भी सेम अप्रोच फॉलो करेंगे, ठीक है जी सर। आपका 3 लाख का 10% 6 मंथ के लिए सर 15,000 आ जाएगा। 285 कैरिंग अमाउंट है, बिल्कुल ठीक है सर। और आपकी फेयर वैल्यू 4 लाख से है तो 1,15,000 से वैल्यू बढ़ गई। व्हाट वुड बी द डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ इफ कैरिंग अमाउंट इज द 4 लाख? तो 4 लाख पे सर 10% रिवैल्यूड अमाउंट पे लेंगे WDV के अकॉर्डिंग, तो सर ये आ जाएगा 20,000। और ऑलरेडी डेप्रिसिएशन कितने से था सर, 30,000 का 6 मंथ के हिसाब से सर 15,000 आ जाएगा तो 5,000 से एडिशनल डेप्रिसिएशन आ गया। इसका इम्पैक्ट पोस्ट एक्विजिशन में आ जाएगा, ठीक। तो 480 प्लस 270 प्लस 1,15,000 और माइनस आपका आएगा 5,000, 860 आ गया ये भी, ठीक जी सर। इन्वेस्टमेंट नहीं आती कंसोलिडेशन में क्योंकि कंसोलिडेशन का जो सेट ऑफ बुक्स होता है उसमें सर आपका सब्सिडरी कंपनी की नेट आइडेंटिफाइबल असेट आती है, ठीक। और असेट और लायबिलिटी को नेट आइडेंटिफाइबल असेट बोलती है, ठीक। इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट है सर कितने से है, 30,000 से, तो 240 प्लस 72,800 प्लस आपका 30,000, 342,800 आ गया। आगे चले जी सर। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 199,600 आपका सर ये आ जाएगा 45,000 से। गुडविल के लिए एक लाइन यहाँ पे हमने छोड़ रखी है, अगर गुडविल आ गई तो, ठीक। चले जी सर। आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। अदर रिजर्व में क्योंकि सब्सिडरी का पूरा अदर रिजर्व कैपिटल नेचर का है तो 6 लाख आ जाएगा। क्वेश्चन 5 का आंसर, ये 5 का आंसर है यहाँ पे, तो 6 लाख आ गया, ठीक जी सर। 1,14,400 सर आपका बैलेंस आ जाएगा, इसको मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। बैंक ओडी सर 160 से, और ट्रेड पेबल में सर एडजस्टमेंट है फेयर वैल्यू की 20,000 से इंक्रीज है तो ये आएगा आपका 94,200 प्लस 34,800 प्लस 20,000, 1,49,000। चलें जी सर। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे सर, वर्किंग नोट बनाएंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड सर 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 वो है अपनी 8 लाख से, बिल्कुल ठीक है। प्लस एनसीआई सर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू नहीं दे रखी, तो जो भी सब्सिडरी कंपनी की ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट आएगी उसके प्रोपोर्शनल बेस पे एनसीआई ले लेंगे 40% के हिसाब से, ठीक। चलिए इसमें से फेयर वैल्यू घटा देंगे, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद क्या आएगा सर, एनसीआई का बैलेंस, पहले ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, फिर सर जो चेंज है उसमें हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर रिटेन अर्निंग, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद सर हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट बनाते हैं, या बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, ओपनिंग बैलेंस, चेंजेस, क्लोजिंग बैलेंस।
शेयर कैपिटल आइए 4 लाख से, उसके बाद सर आपका है अदर रिजर्व 2 लाख से, उसके बाद सर रिटेन्ड अर्निंग। देखिए ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितनी थी क्वेश्चन में सर? 60,000, तो 1,04,000 आ गया। हाँ जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे साहब, डिविडेंड पेड को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसने सर क्या किया हुआ है सर, ये जो प्रॉफिट है ये आफ्टर डिडक्टिंग डिविडेंड पेड है, जबकि डिविडेंड पेड यहाँ से घटना चाहिए, और ये भी आफ्टर डिडक्टिंग डिविडेंड पेड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे साहब, डिविडेंड पेड जो है सर वो ऐड कर देंगे कितने से, 40,000 से। ठीक जी सर। अब ये डिविडेंड पेड है, जैसे हम इसे ऐड करेंगे सर, सब्सिडरी कंपनी ने रियल में से पे कर रखा है, और क्लोजिंग डेट पे सब्सिडरी कंपनी की जो नेट असेट है सर उसमें जो डिविडेंड पेड है उसका इम्पैक्ट आ चुका होगा। बिल्कुल ठीक है सर। तो हमें क्या करना सर, अब इस डिविडेंड पेड को घटाना है। एक तो सर देखिए, जो अपना एनसीआई का बैलेंस है वो किसके बेस पे आया होगा सर, सब्सिडरी कंपनी की नेट आइडेंटिफाइबल असेट के बेस पे। तो सर अब क्योंकि सब्सिडरी कंपनी की नेट असेट गिर गई डिविडेंड पेड करने से, और यहाँ ऐड करने से वो बढ़ेगी, यहाँ ऐड करना जरूरी इसलिए क्यों, क्योंकि सर हमें टाइम एडजस्टमेंट के हिसाब से सर इसको कंसिडर करना है। क्योंकि अगर मैं इस प्रॉफिट को बांट दूंगा तो आपने डिविडेंड सर करंट ईयर में ओवर द पीरियड बांट दिया, जबकि डिविडेंड तो सर पिछले साल का आपका। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग एनसीआई उतना बैलेंस एनसीआई से माइनस कर देंगे, 16,000 आ गया, और 24,000 सर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से माइनस कर देंगे। आइए 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 आइए, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में अदर इक्विटी है। 24,000 तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, और 16,000 हम ऐसा करते हैं, हम एनसीआई की वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ से अभी माइनस कर देते हैं, बराबर में लिख लेते हैं। ठीक, चलिए जी सर, चलिए अब सर इसका टोटल कर लेते हैं। ये आपका 660 आ गया, ये आपका 1,44,000 आ गया, प्लस माइनस टाइम एडजस्टमेंट, इसमें से 6 मंथ का आपका कैपिटल नेचर का है, तो 732 आ गया, 72,000 आ गया। एक बार इसको रीड करें। हाँ जी सर, ये 732 क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडरी कंपनी की आइडेंटिफाइबल नेट एसेट का कैरिंग अमाउंट। ठीक, अब हम क्या करेंगे साहब, इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और ये 72,000 क्या रिप्रेजेंट करता है, सब्सिडरी कंपनी का वो प्रॉफिट जो हमने डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद कमाया है, जिसके दो हिस्से हो जाएंगे सर, एक किस में जाएगा, एक आपका जाएगा सर पेरेंट में और एक एनसीआई में। ठीक, सब्जेक्ट टू एनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ठीक, चलिए तो डेट ऑफ एक्विजिशन पे हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे, जिसके अंदर सर सबसे पहले क्या आएगा आपका सर, प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू कितने से बढ़ी है सर, 1,15,000 से, और लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख से, इन्वेंट्री 30,000 से, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी पड़ी है तो नुकसान हो गया 20,000 माइनस। ठीक, एडिशनल डेप्रिसिएशन 5,000 से, 7,32,000 प्लस 1,15,000 प्लस आपका आएगा 2 लाख, प्लस आपका आएगा 30,000 माइनस आएगा आपका 20,000, ये आ गया 10,57,000, और ये आएगा सर आपका 67,000। अब ये 67,000 के दो हिस्से हैं, एक आपका पेरेंट राम लिमिटेड 60% से, और एक आपका एनसीआई 40% से, 40,200, 26,800। ठीक, चले जी सर, आइए अब सर जो आपका एनसीआई है 26,800, ये एनसीआई में ऐड कर देंगे। बिल्कुल ठीक है सर, और आपका 40,200 सर रिटेन अर्निंग में ऐड कर देंगे, और रिटेन अर्निंग का अपना ये वाला जो बैलेंस था 1144,000। ठीक, आइए सर 1057 से अपना
नेट आइडेंटिफिएबल असेट का कैरिंग अमाउंट आ गया, इसका 40% सर एनसीआई में चला जाएगा, 422,800 प्लस आपका 8 लाख, 12,22,800 माइनस आपका 10,57,000, 165,800 से सर गुडविल आ गई। ठीक, एनसीआई देखिए सर ओपनिंग बैलेंस कितने से, 422,800 से, और सर 16,000 से सर नेट असेट ऑफ जो एनसीआई के हिस्से में गई है साहब वो रिड्यूस कर देंगे सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, और 26,800 उसने कमाया है, तो ये आएगा 422,800 प्लस 26,800 माइनस 16,000, 433,600। आइए मैं आपको बैलेंस लिखवा दूं, हाँ जी सर, 165,800 यहाँ पे आएगा गुडविल। आपका जो एनसीआई है सर वो कितने से है सर, एनसीआई है 433,600 से। चलिए अदर इक्विटी पे चलते हैं सर, आपका अदर इक्विटी जो है ये हम डायरेक्ट वहाँ से उठा लें, हाँ जी सर, आपका अदर रिजर्व हमने 6 लाख लिख दिया था, रिटेन अर्निंग वहाँ लिख लेते हैं, ये वाला प्रॉफिट वहाँ लिख लेते हैं, और 24,000 वहाँ से माइनस किया था, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये देखिए 40,200, ठीक जी सर। तो आपका जो फाइनल बैलेंस आया सर वो आ गया 730,600, जिसमें 130,600 सर आपका कौन सा है, रिटेन अर्निंग, और 6 लाख सर आपका अदर रिजर्व, ठीक है। तो 6,130,600, ये अमाउंट आ गया आपका 24,37,200, 73,000 सॉरी, 73,200, ठीक। अब इसका टोटल कर लेते हैं, टैली हो गया 24,73,200। चले जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। बाकी बेटा डिविडेंड के ऊपर मैंने आपको सारे के सारे लॉजिक कॉम्बिनेशन आपको मैंने क्लास में एक्सप्लेन कर रखे हैं, और यहाँ पे मैंने एग्जाम के लिए जितना रेलिवेंट था तो आपको बता दिया, ठीक। क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे, क्वेश्चन 6, 7, 8 तीनों सर बैक टू बैक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 8 मेरे को बड़ा पसंद क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन 8 में मैं आपको P&L अकाउंट से भी कोरिलेट करके चीज़ों को दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर लेते, पढ़िए जल्दी से, देखिए क्या लिखता है। ऑन 31st March X2, BHL acquired 100% ordinary share carrying voting right of OCL for ₹6,000 lakh in cash and it controlled OC Limited from that date, ठीक है। 31st मार्च को सर आपके पास कंट्रोल आ गया और 100% आपने होल्डिंग कर रखी, ठीक है। The acquisition date, statement of financial position of BH Limited and OC Limited and the fair value of the asset and liability recognized in OC Limited बैलेंस शीट वर्क, ठीक। सर उसी डेट पे आपको बैलेंस शीट दे दी, 31st मार्च को सर आपने क्या करना, कंसोलिडेशन करना, ठीक। यहां मेरी बात सुनिए ध्यान से ना सर, डेट ऑफ एक्विजिशन में हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसे कंसिडर करते हुए सर क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना देंगे, ठीक। डेट ऑफ एक्विजिशन पे सर जो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी उसका फर्दर इंपैक्ट सर वो नेक्स्ट ईयर में आ पाएगा, क्यों, क्योंकि सर डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही आपसे क्वेश्चन में क्या मांग ले सर, कंसोलिडेशन मांग लिया, ठीक। आइए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एनसीआई है नहीं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने से सर 6,000 से, माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल सर कितने से आएगी, देखिए पहले मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन में ना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करा देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई और वर्किंग है ही नहीं सर। ये नेट एसेट को रिप्रेजेंट करेंगी, जी सर, ठीक। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में क्या क्या आएगा सर, बिल्डिंग की फेयर वैल्यू 300 से बढ़ गई, ठीक है। इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू सर 100 से बढ़ गई, बिल्कुल ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल कैश और आपका ट्रेड पेबल की फेयर वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं है, तो ये 4700 आ गया, 1300 से सर आपकी गुडविल आ गई, ठीक। आइए तो सबसे पहले क्या आएगा,
बिल्डिंग एंड अदर पीपी सर 10,000 और 300 की एडजस्टमेंट ये आ जाएगी 10,300। उसके बाद सर गुडविल आएगा कितने से सर 1,300 से गुडविल आएगी ठीक। इन्वेस्टमेंट सर यहाँ से हट जाएगी। इन्वेंट्री सर आपका 1,300 आ गया। प्लीज एक बात ध्यान रखना, कंसोलिडेशन में सर जो भी अमाउंट चलेगा ना अब वो ये वाला चल रहा होगा, ठीक है, ये वाला चल रहा होगा, बिल्कुल ठीक है सर। आपका ट्रेड रिसीवेबल सर 550 से आ गया, ठीक है। आपका कैश सर 2,200 से आ गया, बिल्कुल ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपकी 5,000 से आ गई, बिल्कुल ठीक है। रिटेन अर्निंग 10,200 से आ गई, ठीक है। आपका एनसीआई है नहीं, ठीक है। और आपका ट्रेड पेबल सर 450 से आ गया। वन फाइव 650 15650 ठीक। चलिए क्वेश्चन 7 देखेंगे। क्वेश्चन 8 में बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करने के लिए, पढ़िए क्वेश्चन 7 जल्दी से। The facts are the same as in the question 6 above. However, BH Limited acquired only 75% of the ordinary share to which voting right are attached of OC Limited. BH Limited pay 4,500 lakh for the shares. मैं आपको बताऊं एक बात, टेक्निकली ना ये 4,500 अमाउंट आ ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो सर, 6,000 कॉस्ट है सर 100% होल्डिंग की, तो 75% होल्डिंग की कॉस्ट तो 4,500 ही आएगी। मैं आपको बता दूं दोस्त, ठीक है, रट्टा मारने के लिए ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन के लिए भी ठीक है, बट प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे ना तो जैसे ही एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर एक्वायर कर लेगी तो सर उसे एक एक्स्ट्रा पेमेंट और करनी होती है जिसको सर हम गुडविल बोलते हैं। वो पेमेंट कैसे करेगी सर, देखिए अगर मान लो कंपनी ने 60% शेयर लिए किसी के, ठीक है, और 60% शेयर मान लो सर आपके 6,000 की कॉस्ट के हैं। अच्छा यहाँ पे 6,000 है, मैं और कोई अमाउंट ले लेता हूँ। 60% की मान लो कॉस्ट आपकी 6 लाख है, ठीक है सर। तो जैसे आप 60% शेयर एक्वायर करेंगे ना तो आप गुडविल के पैसे अलग से दोगे, वो मान लो 2 लाख है तो 8 लाख हो गया 60% के बराबर, ठीक है। अब 70% अगर शेयर खरीदती तो 7 लाख प्लस 2 लाख देती। प्रैक्टिकली सर ऐसा होता है, आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 4,500 सर, अब क्वेश्चन ने कह दिया तो हम इस क्वेश्चन में डिबेट नहीं करेंगे। टेक्निकली देखा जाए तो सर ये अमाउंट सही नहीं है, क्योंकि आप मोर देन 50% जैसे शेयर लोगे इट मीन्स आप जैसे सर कंट्रोल एक्वायर करोगे तो आप एक तो शेयर के बदले में पैसे दोगे और एक कंट्रोल के पैसे दोगे, ठीक है। कंट्रोल का जो पैसा जाता ना, आप 60% शेयर लो, 70% शेयर लो, 80% शेयर लो, 90% शेयर लो, 100% शेयर लो, जितने परसेंट शेयर लोगे उतने परसेंट शेयर के बराबर पेमेंट करोगे और गुडविल के पैसे अलग से दोगे, ठीक है। चलिए ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, क्योंकि क्लास के अंदर ना मैं इसके ऊपर भी बड़ी डिटेल में चर्चा करता हूँ कि ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक। Prepare the consolidated balance sheet as on 31st March X2 of the group and of entities BH Limited and OC Limited। देखिए सर इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर आपने 75% शेयर लिए 4,500 के, इट मीन्स आपने जो कैश यूटिलाइज किया होगा 6,000 ना यूटिलाइज करके कितना यूटिलाइज किया होगा, 4,500 यूटिलाइज किया होगा। तो 1,500 से एक तो हम क्या करेंगे, अपना कैश का बैलेंस बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कैश देखेंगे तो सर आपको अब ये 3,000 दिखाई देने लग जाएगा, बिल्कुल सर। अब हमें ये 3,000 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ये 4,500 है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। हाँ जी सर, आइए अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, पीसी पेड 4,500 से प्लस आपका एनसीआई। सर एनसीआई का बैलेंस क्वेश्चन नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे सर, जो भी सब्सिडरी कंपनी की नेट आइडेंटिफिएबल एसेट की फेयर वैल्यू है उसके प्रोपोर्शनल बेस पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन द रेट ऑफ एक्विजिशन एनसीआई का बैलेंस निकाल लेंगे, जो कि कितना आएगा सर 4,700 का 25%, सर 1,175 आ गया, बिल्कुल ठीक है। माइनस सर आप क्या करेंगे सर, फेयर वैल्यू 4,700 आ गई, तो सर 975 की आपकी गुडविल आ गई, ठीक। चले जी सर, आइए और एनसीआई 1,175 से आ जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को टैली करा रहा हूँ सर। यहाँ पे मैं टोटल कहाँ पे लिखूँ इस क्वेश्चन के, सर ऐसा कर लेते हैं ना, अपने घर का क्वेश्चन इसे हटा देते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब दोबारा लिख लो आप 10,300
इन्वेस्टमेंट हट जाएगी, इन्वेंट्री सर आपका 1300, गुडविल सर आपका आ जाएगा कितने से 975 से, आपका ट्रेड रिसीवेबल आएगा 550 से, आपका कैश आ जाएगा 3700 से, शेयर कैपिटल 5000 से, रिटेन अर्निंग 10200 से, एनसीआई सर आएगा आपका 1175 से, और ट्रेड पेबल आएगा आपका 450 से। चलिए वन 16825, 16825। तो यहाँ पे कोई बड़ा बदलाव नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल आपने क्या करना था, 75% होल्डिंग आपकी, तो 25% से आपका एनसीआई आ जाएगा। ठीक, चलिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता क्वेश्चन, फैक्ट्स आर सेम एज इन क्वेश्चन 6 एंड 7, BH लिमिटेड एक्वायर 75% ऑफ द OC लिमिटेड। तो वो ये कह रहा है आपको कि आपने क्या करना, जो इन्वेस्टमेंट है वो 4500 से मान के चलनी है। ठीक जी सर। BH लिमिटेड पे 4500 lakh for the share at 31st March X3 1 year after BH Limited acquired OC Limited, the individual statement of financial position and statement of comprehensive income of BH Limited and OC Limited are। सर ये आपको एक साल बाद की बैलेंस शीट दे दी है। ठीक, मैं एक बार यहाँ पे कुछ बातें आपको समझाता हूँ। देखिए अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन करते थे वो क्वेश्चन कैसे करते थे, जैसे हमने क्वेश्चन 4 किया, क्वेश्चन 5 किया, ठीक है। तो क्वेश्चन हम कैसे करते थे, हमें क्वेश्चन ये कहता था कि ये आपकी बैलेंस शीट डेट है, ठीक है, आपने यहाँ पे शेयर एक्वायर की है, और क्वेश्चन हमें यहाँ का रिटेन अर्निंग का बैलेंस दे देता था। तो हम क्या करते थे साहब, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसे पेरेंट और एनसीआई में इन द रेशियो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग एलोकेट कर देते थे। ठीक, इतनी सी कहानी से थी। ठीक, सेकंड हम क्या करते थे, अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई है तो उसका पोस्ट इंपैक्ट लेते थे, और उसका पोस्ट इंपैक्ट लेने के बाद प्रॉफिट में सर उस प्रॉफिट को एलोकेट करते थे। ठीक है, या कभी कभी सर जैसे क्वेश्चन 4 और 5 में, क्वेश्चन में क्या होता था, क्वेश्चन आपको कहता था रिटेन अर्निंग यहाँ की ये है, और यहाँ की रिटेन अर्निंग ये है, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, जो करंट ईयर की अर्निंग है पहले उसे एलोकेट कर लेते थे, और डेट ऑफ एक्विजिशन पे सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते थे, और उसके बाद उन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का पोस्ट इंपैक्ट लेते थे। ठीक जी सर, ये क्वेश्चन जो है एक साल बाद का आपको दे दिया है, तो आपने कुछ भी नहीं करना साहब, इसी क्वेश्चन में भी वही सारे एडजस्टमेंट करने जो पहले करते आए थे, अलग से कुछ भी नहीं है। लेकिन पंगा कहाँ, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपके साथ, पंगा यहाँ पे ये कि इन्होंने P&L अकाउंट दे दिया, कोई बात नहीं, मैं इस P&L अकाउंट को पहले पूरा इग्नोर करके क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर इस P&L अकाउंट को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बात और, स्टडी मैटर ने ना अगर आप देखेंगे तो P&L के ऊपर कोई ज़्यादा फोकस नहीं कर रखा है, लेकिन मैंने क्लास के अंदर आप लोगों को P&L स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन करा रखे हैं, जहाँ पे मैंने P&L और बैलेंस शीट में सर पूरा कोरिलेशन बता रखा CFS का। ठीक, तो मैं यहाँ पे टू सम एक्सटेंट सर आपको P&L अकाउंट भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर इसका कोरिलेशन भी आपको बता दूंगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। सर नॉन करंट एसेट में PPE देती, ठीक, अब यहाँ पे मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ये जो PPE के बैलेंस आ रहे हैं, क्या ये बैलेंस आपके स्टैंड अलोन के या कंसोलिडेशन के? सर स्टैंड अलोन के, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। ठीक, अगर ये SFS के बैलेंस है, अगर ये SFS के बैलेंस है तो क्या इनके अंदर फेयर वैल्यू है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक बात, ठीक, इन्वेस्टमेंट आ गई, करंट असेट में इन्वेंट्री, फाइनेंशियल असेट, कैश। सर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में 1500 से कैश बढ़ाया था, तो क्या हम यहाँ पे भी कैश में कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर इसमें ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा, ये आपको एक साल बाद का बैलेंस दे रखा है।
अगर क्वेश्चन 7 में वो हमें इंडिपेंडेंट बैलेंस शीट बना के दे देता तो फिर सर वो हमें ये बैलेंस अपडेट करके देता, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन 7 में सर बैलेंस शीट नहीं दी थी तो हमने 6 नंबर की जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है उसको अपडेट किया एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। शेयर कैपिटल आ गया, रिटेन्ड अर्निंग आ गया। अब आप मेरी बात सुनिए, ये जो रिटेन्ड अर्निंग है आपकी ना, ये रिटेन्ड अर्निंग कब की है सर? ये एज ऑन है। तो इसमें क्या क्या आया होगा सर? आपके ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग भी आई होगी, बिल्कुल आई होगी सर। और साथ के साथ क्या आया होगा सर? करंट ईयर का प्रॉफिट भी आ गया होगा, बिल्कुल ठीक है। आइए मैं उसको एक बार कोरिलेट कराता हूँ, समझाता हूँ। देखिए, रिटेन्ड अर्निंग 2300, रिटेन्ड अर्निंग सर कितने से है? 2850 से, तो 550 ये आ गया। जब 550 सर आपके पास अवेलेबल है तो इसकी अभी एज सच कोई रेलिवेंसी नहीं दिखाई दे रही मेरे को, ठीक है। हालांकि अल्टरनेटिव आंसर में मैं इसकी रेलिवेंसी भी बताऊंगा और इसको समझाऊंगा भी, ठीक। बट आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है एग्जाम में और सिर्फ बैलेंस शीट मांगता है आपसे ना, तो फिर आप डायरेक्ट अमाउंट भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक। चलिए, ऐसे ही अगर हम होल्डिंग कंपनी की बात करें, पेरेंट कंपनी की, 10,200 प्लस 800, 11,000 आ गया, बिल्कुल ठीक है। चलिए, नोट देखिए, सबसे पहले क्या लिखता है? BH Limited estimate that goodwill has impaired by 98। अगर गुडविल इंपेयर्ड होती है तो उसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ से आएगा सर? देखिए, हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा फुल गुडविल है या पार्शियल गुडविल है। अगर फुल गुडविल है तो हम क्या करेंगे सर? गुडविल को इन द रेशो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बाय पेरेंट एंड एनसीआई, सर इंपेयरमेंट का इंपैक्ट कॉन्सोलिडेट पीएनएल अकाउंट में और साथ साथ एनसीआई में ले लेंगे। अगर सर पार्शियल गुडविल है तो सिर्फ और सिर्फ उसका इंपैक्ट कहाँ लेंगे? कॉन्सोलिडेट पीएनएल अकाउंट के अंदर, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर, तो ये जो गुडविल इंपेयर्ड हुई है 98 से, सर आप ये देखिए कि गुडविल आपकी कौन सी है सर? हमारी पार्शियल गुडविल है, क्योंकि एनसीआई हमने नेट असेट के बेस पे कंसीडर कर रखा है, ठीक। तो सर इसका इंपैक्ट सिर्फ कंसोलिडेट पीएनएल अकाउंट के अंदर आएगा, ठीक। द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की थी? 300 की। द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग एंड अदर पीपी इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बिल्डिंग, all building have an estimate remaining useful life of 20 year from 31st March X2। ओके, चाहे सर आपका SLM मेथड हो, WDV मेथड हो, जब आप एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन आएगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में, वो दोनों में सेम आएगा। अगर डेट ऑफ एक्विजिशन फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है तो, हाँ, अगर मिडिल ऑफ द ईयर में है सब फिर अलग आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं सब? एडिशन डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, 15 से आ गया, ठीक। या फिर जैसे हम कैलकुलेट करते आए हैं, रिवैल्यूड अमाउंट कितने से था? 3300 से। डेप्रिसिएशन सर कितने से आएगा सर? 165। कैरिंग अमाउंट कितना था? 3000 डिवाइड बाई 20। कितना डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज है सर? 150। तो 15 से सर आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए क्या लिखते हैं। BH, अच्छा एक मिनट, एंड एस्टिमेट रेसिडुअल वैल्यू ऑफ 0, ठीक है। BH लिमिटेड यूज द SLM फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ PP, और किसने SLM दे दिया, तो सर इस केस में हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन सरप्लस को डिवाइड कर देंगे किसके हिसाब से सर? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के हिसाब से, और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के हिसाब से आ जाएगा इंपैक्ट 15, ठीक। तो फिर उस केस में सर अगर मेथड दे दिया आपको, फिर ये बात इररेलेवेंट होगी, ठीक। मैं इस बात को दोबारा बोल दूं? हाँ जी सर, WDV में हम लोग क्या करते, जो आपका रिवैल्यूड अमाउंट होता उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, और ऑलरेडी डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है उसे माइनस कर देते हैं, ठीक। SLM में सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक। All the inventory held by OC Limited at 31st March X2 was sold during X3। ओके, तो सर यहाँ पे आप क्या करेंगे सर? जो इन्वेंट्री है जब आपने उसे बेचा होगा तो SFS में आपने सर उसे ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से चार्ज कर लिया होगा, ठीक है। कंसोलिडेशन में आप क्या करेंगे सर? फेयर वैल्यू के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो जो फेयर वैल्यू आपने बढ़ा के रिकॉर्ड की थी कितने से सर? 100 से। ये देखिए 100 का डिफरेंस था ना, हाँ जी। तो आप 100 से सर क्या करेंगे सर? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में उसका इंपैक्ट ले लेंगे, ठीक। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च X3 ऑफ द ग्रुप ऑफ एंटिटी BH लिमिटेड एंड OC लिमिटेड। आइए शुरू करते हैं सेम अप्रोच से। पहले क्या करें? बैलेंस शीट बना देते हैं, और जिसमें जो जो एडजस्टमेंट हो रही है सर एडजस्टमेंट करते चलते हैं, फिर अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा सर? सर अपना PP आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस आपका फेयर वैल्यू कितने से? 300 से,
बिल्कुल ठीक है सर। और माइनस आएगा सर 15 का एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक सर, ये 300 हमने क्यों जोड़ा, मेरी बात फिर से सुनिए ध्यान से ना। हम लोग ना दो सेट ऑफ बुक्स लेके चलते हैं, एक कंसोलिडेशन का और एक एसएफएस का। तो कंसोलिडेशन में सर आप क्या करेंगे, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडरी कंपनी की जो नेट आइडेंटिफाइबल सेट है उसे फेयर वैल्यू पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये उसके उस दिन के हिसाब से कैरिंग अमाउंट आ रहा है, प्रोवाइडेड 1 साल का इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह भी आ चुका होगा। ठीक है, और सर ये फेयर वैल्यू में एडिशन था। ठीक, चलिए ये पोस्ट एक्विजिशन इंपैक्ट आ गया। नाइन फाइव थ्री फाइव इन्वेस्टमेंट हट जाएगा जी सर। इन्वेंट्री देखिए सर, आपने क्या किया होगा, 100 की फेयर वैल्यू एडजस्ट की होगी और 100 सर आपका कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगा जब आप इस इन्वेंट्री को सीएफएस के हिसाब से बेचेंगे। ठीक है, तो 1350 गुडविल की मैंने जगह छोड़ दी। ठीक, फाइनेंशियल एसेट सर 680, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है सर, और कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि जो आपका 1500 का क्वेश्चन 6 और 7 में डिफरेंस था वो ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्ट हो चुका होगा। 5590 इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 से सर रिटेन्ड अर्निंग में आपका 10,200 आ जाएगा ओपनिंग और 800 ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे 11,000 लिख देता हूँ। फाइनेंशियल लाइबिलिटी सर ट्रेड पेबल आपका आ जाएगा 520 से। ठीक जी सर, आइए हमने बीच में एनसीआई की जगह भी छोड़ दी है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला वर्किंग नोट बनेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हालांकि हम पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, ये आपका रिटेन्ड अर्निंग है। हाँ जी सर, यहाँ पे मैं आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल दोबारा निकलवा देता हूँ और लास्ट दोनों क्वेश्चनों की वर्किंग दोबारा करा देता हूँ। ठीक सर, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितने से, 4500 से, प्लस आपका एनसीआई का बैलेंस आएगा और उसके बाद सर जो भी यहाँ पे नेट आइडेंटिफाइबल एसेट की फेयर वैल्यू आएगी उसे माइनस करके गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज निकाल लेंगे। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग आ गया जी सर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर, एनसीआई का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, फिर सर शेयरिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा सर, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, आपका ओपनिंग बैलेंस, चेंजेस, क्लोजिंग बैलेंस और पर्टिकुलर्स। शेयर कैपिटल कितने से सर, 2000 से। रिटेन्ड अर्निंग सर अभी क्लोजिंग अपनी 2850 से, ओपनिंग कितने से सर, 2300 से, 550 का चेंजेस आ गया। ठीक जी सर। अब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट देखिए, एक तो पीपी की फेयर वैल्यू बढ़ेगी कितने से, 300 से। ठीक है सर, और सर एक इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू बढ़ेगी कितने से सर, 100 से। ठीक है, अब पीपी को सर आप 20 ईयर में यूज करेंगे तो डेप्रिसिएशन एडिशनल कितने से आ जाएगा सर, 15 से। और सर जो इन्वेंट्री है आपने इस साल पूरी वो बेच दी है तो इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ेगी कितने से, 100 से। ये पोस्ट एक्विजिशन में इम्पैक्ट आ जाएंगे। ये आपका सेम अमाउंट आएगा 4700, ये कभी चेंज हो ही नहीं सकता, नहीं सर। और ये आएगा सर आपका 550 माइनस 115, 435। अब हम क्या करेंगे सर, इस 435 को एलोकेट करेंगे किस किस में सर, इसे एलोकेट करेंगे आपका होल्डिंग कंपनी में और एनसीआई में। होल्डिंग कंपनी का नाम है यहाँ पे बीएचएल, किस रेट से आपका 75% से, दोबारा लिख रहा हूँ, एनसीआई 25% से। तो 435 इंटू 75%, 326 109। ठीक, आइए तो ये 4700 आ गया यहाँ पे। ठीक है सर, और एनसीआई में आएगा सर आपका 109। ठीक है, और 326 सर रिटेन अर्निंग में आ गया। ठीक जी सर, तो एनसीआई आ जाएगी 4700 इंटू 25%, 1175 जी सर, 1175 जी सर। 4500 प्लस 1175, 5675 माइनस 4700
सर 975 आ गया, ठीक। अब 98 की गुडविल आपने इम्पेयर कर दी है, तो पूरा इम्पैक्ट सर हम लोग, क्योंकि प्रोपोर्शनेट बेस पे गुडविल निकाल रखे सर, पार्शियल गुडविल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, गुडविल पूरा कंसोलिडेटेड पेंडल अकाउंट में चार्ज कर देंगे, ठीक। चलिए, तो 975 माइनस 98, 877 से सर गुडविल आ गई, ठीक है सर। आपका रिटेन अर्निंग आएगा 11,000 प्लस 326 माइनस 98, 11228, और एनसीआई का बैलेंस आएगा सर आपका 109 1284। आइए टैली हो जाएगी बैलेंस शीट। वन 8032 9535 प्लस 877 प्लस 1350 प्लस 680 प्लस 5590 सर 18032। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ कंसोलिडेटेड पी&एल अकाउंट की, ठीक। देखिए कंसोलिडेटेड पी&एल अकाउंट में हमें क्या क्या करना होता है, पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले सर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है उनको लाइन बाय लाइन ऐड करते हैं, ठीक। उसके बाद उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन सर इंटर कंपनी है उसे कैंसिल कर देंगे। ध्यान से बात सुनना, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन इंटर कंपनी, ठीक। सेकंड, अगर सर इंटर कंपनी में हमने क्या किया, इन्वेंट्री बेची थी, स्टॉक बेचा था और वो अनसोल्ड है, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से सर हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा देते हैं, ठीक। इसके बाद जो भी सर डेट ऑफ एक्विजिशन में फेयर वैल्यू हमने कंसीडर की थी उसका पोस्ट इंपैक्ट लेते हैं साहब, ठीक। चलिए, इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा सर आपका होल्डिंग और सब्सिडरी, पेरेंट और सब्सिडरी का मिलकर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। अब पेरेंट का जो प्रॉफिट है वो किससे बिलोंग करेगा सर, पेरेंट के शेयर होल्डर से, ठीक है। और जो आपका सब्सिडरी का प्रॉफिट है सर वो पेरेंट के शेयर होल्डर से और एनसीआई से। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा साहब, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट को एलोकेट करना पड़ेगा। अब उसे एलोकेट कैसे करेंगे सर, इन द रेशो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ठीक है। क्या उसमें हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी सर, उसमें हमें 3 एडजस्टमेंट करनी होती है। सबसे पहले, अगर गुडविल इंपेयर्ड हुई है एंड फुल गुडविल आपने कैलकुलेट की थी, सर यहां इस क्वेश्चन में सर फुल गुडविल नहीं थी, ये बात हट गई। सेकंड, अगर सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है इन केस जब सब्सिडरी कंपनी ने स्टॉक बेचा हो, सर यहां पे वो भी नहीं है। थर्ड, सर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो फेयर वैल्यू है उनका पोस्ट इंपैक्ट, ठीक। आइए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कंसोलिडेटेड पी&एल अकाउंट आपको बनवाता हूं। सर यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रा कैंसिलेशन नहीं है, तो 4900 आ गया, ठीक। कॉस्ट ऑफ सेल आपकी सर 2800 से आ जाएगी। साथ में सर अगर आप देखेंगे तो इसमें एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी। क्या फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी सर, जो इन्वेंट्री बेची होगी सब्सिडरी कंपनी ने उसने अपनी कॉस्ट कंसीडर की होगी। हाँ जी, कंसोलिडेशन में हम लोग क्या करेंगे सर, कंसोलिडेशन में कंसोलिडेटेड कॉस्ट कंसीडर करेंगे, जिससे सर 100 की जो फेयर वैल्यू थी उससे कॉस्ट बढ़ जाएगी इन्वेंट्री की। तो सर ये कितने से आ जाएगा आपका 2900 से अमाउंट आ जाएगा, ठीक। 2000 का सर आपका जीपी आ गया। एडमिन एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो सर आपका कितने से आ गया सर, एडमिन एक्सपेंसेस अपना 750 से आ गया, ठीक है। अब फेयर वैल्यू में सर क्या क्या आया था आपका, एक इन्वेंट्री उसका इंपैक्ट ले लिया, एक सर आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक। तो उसमें 15 का डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और एक सर गुडविल का इम्पेयरमेंट। यहाँ सर हम लोग इम्पेयरमेंट लेते लेते हैं जब सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट को एलोकेट करेंगे तो इम्पेयरमेंट गुडविल का तब लेंगे जब सर फुल गुडविल कैलकुलेट की होगी, ठीक। तो यहाँ पे सर ये अमाउंट आ जाएगा आपका 750 प्लस 98 प्लस 15 सर 863 माइनस 2000 सर 1137, ठीक है। अब इस 550 को हम क्या करेंगे सर, एलोकेट करेंगे अमंग पेरेंट के शेयर होल्डर एंड एनसीआई सब्जेक्ट टू सम एडजस्टमेंट। सबसे पहले गुडविल इंपेयरमेंट अगर फुल गुडविल है नहीं एप्लीकेबल है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अगर सर सब्सिडरी कंपनी ने स्टॉक बेचा है नहीं है सर। थर्ड सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में 100 का आपका इन्वेंट्री का इंपैक्ट आ जाएगा और 15 का सर आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आ जाएगा। तो 115 इसमें से माइनस कर देंगे, 550 माइनस 115 435। अब इस 435 को सर हम एलोकेट करेंगे, ठीक है। एनसीआई कितना है सर 25%, 109 एनसीआई में चला जाएगा और बैलेंस सर
326 पेरेंट में चला जाएगा। अगर मैं 109 यहाँ से हटा दूँ साहब एनसीआई का, तो ऑटोमेटिक सर इसमें पेरेंट का प्रॉफिट भी आ जाएगा और ये प्रॉफिट भी इसमें आ जाएगा। ठीक भाई, ये कंबाइंड प्रॉफिट है। अगर मैं सिर्फ एनसीआई निकाल दूँ तो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में पेरेंट के शेयर होल्डर का राइट, पेरेंट के शेयर होल्डर का हिस्सा, प्लस सर पेरेंट का पूरा प्रॉफिट। ठीक, तो 1137 माइनस 109, ये मैंने प्रॉपर फॉर्मेट के साथ क्लास में भी पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। 1028 आ गया। ठीक, ओपनिंग प्रॉफिट कितने से था सर? 10,200 से, प्लस 10,200, ये देखिए सर 11,228 आ गया। ठीक, चलिए आप इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेना, मैंने वैसे कंप्लीट करा दिया, अल्टरनेटिव आंसर भी आपको करा दिया है कि प्रॉफिट को आप कैसे एलोकेट करेंगे करंट ईयर के। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आइए मिलके पढ़ते हैं। पी प्राइवेट लिमिटेड हैज ए नंबर ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी including S Private Limited at 31st March X2. P Private Limited consolidated balance sheet and the group carrying amount of S Private Limited asset and liability. The amount included in the consolidated balance sheet in respect of S Private Limited asset and liability. सर ये आपको ना कंसोलिडेशन दे दिया, ठीक है, और ये आपको सर सेपरेट असेट और लाइबिलिटी का अमाउंट दे दिया, किसका? एस प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है, ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, prepare consolidated balance sheet after disposal as on 31st March X2 when P Private Limited Group sold 100% share of S Private Limited to independent party for 3,000। ठीक, देखिए सर हमें क्या करना पड़ेगा? डिकंसोलिडेशन करना पड़ेगा। ठीक, जो भी हमने नेट आइडेंटिफाइबल असेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी रिकॉर्ड कर रखी है इंक्लूडिंग गुडविल, वो डी रिकॉग्नाइज करनी, एनसीआई डी रिकॉग्नाइज करना। ठीक, और जो प्रोसीड्स आएगा साहब, प्लस अगर अपने पास कुछ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है साहब, तो जितनी इन्वेस्टमेंट अपने पास हेल्ड है उसकी फेयर वैल्यू प्लस जो प्रोसीड्स आया है उसका कंपैरिजन करेंगे सब किसके साथ? नेट आइडेंटिफाइबल असेट इंक्लूडिंग गुडविल आफ्टर टेकिंग इफेक्ट ऑफ एनसीआई, और जो डिफरेंस आएगा सर आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा जिसे हम पीएनएल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे सर एनसीआई तो है नहीं सर, तो आपने क्या किया? 3,000 से सर 100% शेयर बेच दिए, तो कंट्रोल लॉस्ट कर दिया। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे साहब? नेट आइडेंटिफाइबल असेट को डी रिकॉग्नाइज करेंगे इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, ये अमाउंट आ जाएगा आपका 2560। तो 440 का सर गेन हो गया जिसे हम रिटेन अर्निंग में ऐड कर देंगे। 4260 प्लस 440, ये आ गया आपका 4700। आइए एक एक करके सर डी रिकॉग्नाइज करते हैं। गुडविल हट जाएगी, कितना रह जाएगा? 200। बिल्डिंग हट जाएगी, कितना रह जाएगा? 3240 माइनस सर आपका 1340 1900 से। इन्वेंट्री सर 100 से। ट्रेड रिसीवेबल सर आपका 800 से। कैश में सर 3000 आया है और 1000 यहाँ से हट जाएगा, तो 5100। ठीक, सॉरी 1600 से शेयर कैपिटल आ गई। अदर इक्विटी बेटा आपकी 4700 से आ जाएगी रिटेन अर्निंग, और ट्रेड पेबल सर आपका आ जाएगा कितने से? सर ये अमाउंट हट जाएगा तो 1800 से। 1600 प्लस 4700 प्लस आपका 1800, 8100, ठीक जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 देखेंगे। देखिए क्या लिखता है। रिलायंस लिमिटेड हैज ए नंबर ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरी इंक्लूडिंग रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड at 31st March X2. Reliance Limited consolidated balance sheet and the group carrying amount of Reliance Jio Infocom Limited asset and liabilities. That is the amount included in that consolidated balance sheet in respect of the Reliance Jio Infocom Limited asset and liability at 31st March X2 are as follows. सर इस consolidated में उन्होंने क्या किया? ये वाले अमाउंट भी इंक्लूड करके दे दिए। ठीक है, prepare consolidated balance sheet after disposal as on 31st March X2 when Reliance Limited Group sold 90% share of Reliance Jio Infocom Limited to independent party for 1000। ओके सर यहाँ पे 90% हिस्सा बेचा है, लेकिन हम लोग डी रिकॉग्नाइज 100% से करेंगे। एनसीआई का सर जो आपका बैलेंस है वो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक, क्योंकि 100% में से 90% शेयर आपने बेच दिए।
ठीक जी सर। तो एनसीआई यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे सर, जो भी सब्सिडरी कंपनी की असेट और लायबिलिटी उसे डीरिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक सर, जो प्रोसीड चाहिए कितने चाहिए सर 1000 से, प्लस जो इन्वेस्टमेंट हेल्ड है उसकी फेयर वैल्यू इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, एनसीआई यहाँ पे है नहीं, तो नेट आइडेंटिफिएबल एसेट का कैरिंग अमाउंट हटा देंगे और जो डिफरेंस आएगा गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा सर, जिसे हम लोग पिनल अकाउंट के अंदर लेके चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पे इस क्वेश्चन में समस्या क्या सर, इस क्वेश्चन में समस्या ये है कि जो ये 10% शेयर हमने रखे हैं उसकी फेयर वैल्यू नहीं दे रखी। तो सर ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्टडीमेट ने अप्रोच फॉलो की, सेम अप्रोच फॉलो कर लेंगे कि वो कैरिंग अमाउंट पे उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ से जो भी कैरिंग अमाउंट आ रहा है आपका कितना आ रहा है सर 1730 माइनस 450, नेट आइडेंटिफिएबल एसेट इंक्लूडिंग गुडविल 1280 है, तो 10% 128 आ गया, इन्वेस्टमेंट के नाम से दिखा देंगे। ठीक है, और 1280 इसे डीरिकॉग्नाइज कर देंगे। 152 का सर लॉस हो गया, जिसे हम रिटेन अर्निंग में एडजस्ट कर देंगे। आइए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं रिलायंस की आफ्टर डी रिकॉग्निशन ऑफ रिलायंस जियो। ठीक है, मतलब बाकी ग्रुप कंपनी तो सर इसके अंदर है ही है, रिलायंस जियो इसमें से बाहर निकाल देते हैं। देखिए गुडविल 90 से बाहर निकल जाए, कितना आएगा 100, हालांकि बिल्डिंग पहले दिखाना चाहिए सब शेड्यूल 3 के हिसाब से ना, पीपी पहले आती है, माइनस 670, सर ये आ जाएगा आपका 950। ठीक है, उसके बाद सर आपका गुडविल आएगा 100 से। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आ जाएगी सर नॉन करंट असेट के अंदर। ठीक, 10% से सर आपका 128 आ गया, इन्वेंट्री सर 50 आ गई। ठीक है सर, आपका ट्रेड रिसीवेबल सर 400 आ गया, बिल्कुल ठीक है, कैश 1000 से बढ़ जाएगा, 500 से कम हो जाएगा 2050, शेयर कैपिटल 800 से, आपका रिटेन्ड अर्निंग 2130 माइनस 152 1978, और ये आपका 900। थ्री सिक्स सेवन एट टैली हो गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 देखेंगे, अगर ग्रुप के अंदर से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की सेल होती है तो हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट को कैंसिल करते हैं नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब उसे कैसे कैंसिल करते हैं साहब, इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो है सर इंडिविजुअल और कंसोलिडेशन में आपने क्या करना सर, एंट्री पास करनी। ठीक है, एयरटेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड ओन्स 100% शेयर कैपिटल ऑफ एयरटेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो हम ये बोलेंगे एटीएल जो है इसके पास 100% शेयर है किसके, एआईपीएल के। ऑन 1 अप्रैल X1 AT Limited acquired a building from AIPL for rupees 11 lakh that the group planned to use it as its new headquarter office। ठीक है सर, पेरेंट ने क्या किया, इससे एक बिल्डिंग एक्वायर की, कितने की 11 लाख की। ठीक है, तो जो आपका ATL है सर इसके लिए 11 लाख कॉस्ट बन गई। ठीक, AIPL had purchased the building from a third party on 1 अप्रैल X0 for rupees 10,25,000। सर ये अब हिस्ट्री बता रहा है कि जो सब्सिडरी कंपनी ना उसने ये बिल्डिंग एक पार्टी से खरीदी है 1025 की, एक साल पहले, तो 1 अप्रैल X0 को, और ये ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल X1 को ही। ठीक, देखिए आगे क्या लिखता है, AIPL had purchased the building from a third party on 1 April X0 for rupees 10,25,000. At that time, the building was assessed to have a useful life of 21 years and a residual value of rupees 5 lakh। Okay, उस टाइम पर सर जब इसने बिल्डिंग खरीदी तो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू सर कितने से थी सर 5 लाख से थी, और यूजफुल लाइफ सर 21 ईयर थी। ठीक है, आगे देखिए, On 1st April X1, the carrying amount of the building was rupees 10 lakh in the Airtel AIPL
इंडिविजुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये ना भी बोलता सर तो भी 10 लाख का अमाउंट ही आ रहा है। कैसे? 1025 कॉस्ट है, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कितने से आएगा सर? 525 डिवाइड बाई 21, 25,000, तो 10 लाख का कैरिंग अमाउंट आ गया। बिल्कुल ठीक है सर। चलिए, द एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग मेजर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल X1 इज 20 ईयर। ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू सर अब एस्टिमेट चेंज होगा, 350 है। द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज SLM। आइए एक एक करके एंट्री पास करते हैं। पहले बात कर लेते सर AIPL की बुक्स में 1 अप्रैल X1 को कंपनी ने क्या एंट्री पास की होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1025 से। ठीक है। फिर 31 मार्च X1 में डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग। ठीक है। फिर सर 1 अप्रैल को X1 को बैंक अकाउंट डेबिट 11 लाख से, टू बिल्डिंग अकाउंट आपका 10 लाख से आ जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन 25,000 से था। ठीक है। और टू सर आपका गेन ऑन सेल आ जाएगा 1 लाख से, P&L अकाउंट में चला गया होगा। ठीक। आइए मैं एक बार ये एंट्री टिक करा दूं आपको। जी सर। आइए अब बात करते हैं सर ATL की। ATL ने क्या एंट्री पास की होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, और आपका डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट से आया होगा? ATL के लिए कॉस्ट है 11 लाख, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू 350, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स, तो 37,500 आ गया। 750 डिवाइड बाई आपका 20 ईयर्स। ठीक। चलिए, तो डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग सर ATL ने एंट्री डाली होगी 32,500 से। ठीक। अब कंसोलिडेशन में क्या एंट्री डलेगी? एक तो सर देखिए, जो गेन ऑन सेल हुआ उसे हम कैंसिल करेंगे, गेन ऑन सेल टू बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग का अमाउंट भी अप्रिशिएट हुआ बहुत सा। ठीक है भाई, कंसोलिडेशन में तो 1 लाख से बिल्डिंग बढ़ गई होगी ना, तो बिल्डिंग क्रेडिट कर देंगे और P&L अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक, गेन ऑन सेल को। और उसके बाद सर क्या करेंगे, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है कितने से, 32,500 अब डेप्रिसिएशन है। अगर सर ये ग्रुप कंपनी एक ही कंपनी होती तो 10 लाख माइनस 350 डिवाइड बाई 20 ईयर्स, तो 32,500 डेप्रिसिएशन आ गया। तो 5,000 से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेट P&L अकाउंट। ठीक। चलिए, ये ATL की बुक्स में एंट्री आ गई सर, ये कंसोलिडेशन में एंट्री आ गई। ठीक। देखिए यहाँ देखिए सर, अगर कंसोलिडेशन में की बात करें तो 10 लाख, क्योंकि 1 लाख से सर बिल्डिंग का इम्पैक्ट रिवर्स आ गया और ये डेप्रिसिएशन नेट आ गया। ठीक। यहाँ सर अगर बात करें तो 1062,500 और यहाँ से सर बिल्डिंग हट चुकी। ठीक। ATL में सर बिल्डिंग आपकी 1062,500 की आ रही है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाएं तो सर देखिए, अगर ग्रुप के पास ये बिल्डिंग होती तो कितने की होती, 967,500 की। क्यों? क्योंकि हम लोग ये मानते कि बिकी ही नहीं है, तो सब्सिडरी के पास ये बिल्डिंग होती तो ये अमाउंट आता। हाँ जी सर। अब होल्डिंग के पास है सर ये आपका 1062,500, तो 95,000 से सर हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और भी अगर इसका सिंपल समझे तो 1 लाख का सर प्रॉफिट हुआ था, अनरियलाइज प्रॉफिट, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन सर उसे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 12 पढ़ना। क्वेश्चन 12 को मैं पढ़ाने से पहले एक प्यारी सी बात आपको बताना चाह रहा हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। देखिए होता क्या है, जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी में कंट्रोल लॉस्ट कर देती है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्सिडरी कंपनी की असेट और लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज करते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अब जो हम लोगों ने क्या किया होगा, सब्सिडरी कंपनी को जब कंसोलिडेट किया होगा तो जो भी सब्सिडरी कंपनी ने इनकम कमाई होगी, ठीक, उस इनकम का उतना हिस्सा जितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पेरेंट के पास है हमने अपने प्रॉफिट में उसे मर्ज कर दिया होगा। अगर वो रिटेन अर्निंग है तो रिटेन अर्निंग में मर्ज किया होगा, अगर वो OCI तो OCI में मर्ज किया होगा। ठीक। और जितना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग सर NCI के पास है, NCI को उतना प्रॉफिट दे दिया होगा। ठीक। अब इंडेस 110 ये कहता है कि जब आप सब्सिडरी का कंट्रोल लॉस कर देते हैं तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि आपने जो असेट और लायबिलिटी को डी रिकॉग्नाइज किया है, अगर आप उन्हें डायरेक्ट डिस्पोज करते हैं तो उस केस में आपके पास जो रिजर्व है उसका क्या ट्रीटमेंट होता, सेम ट्रीटमेंट करेंगे। इट मीन्स क्या है, जैसे अगर अपने पास
फाइनेंशियल असेट डेट इंस्ट्रूमेंट एट एफईटी ओसीआई है। अगर मैं उसे बेचूंगा तो क्या होगा सर? अगर हम उसे बेचेंगे तो जो ओसीआई का बैलेंस है आप उसे पिनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, रिसाइकलिंग अलाउड होती है, सेम यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना साहब, जितने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अपने पास है उतना ही हमने प्रॉफिट क्या किया होगा साहब, ओसीआई में लेके गए होंगे हम लोग, ठीक है, मतलब उतना ही ओसीआई का बैलेंस ओसीआई में लेके गए होंगे, ठीक। तो टू द एक्सटेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग बाय पेरेंट कंपनी हम लोग क्या करेंगे साहब, सेम ट्रीटमेंट कर देंगे। आगे सुनिए ध्यान से, अगर मेरे पास फाइनेंशियल असेट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मेजर्ड एट एफईटी ओसीआई है और मैं उसे डी रिकॉग्नाइज करता हूं, तो ओसीआई का बैलेंस कहां जाएगा सर? ओसीआई का बैलेंस इस केस में रिटेन अर्निंग में जाएगा डायरेक्टली, आपका रिसाइकलिंग अलाउड नहीं होती, तो सेम ट्रीटमेंट मैं यहां पे करूंगा, ठीक। चलिए क्या लिखता देखिए, एज एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स करंट फाइनेंशियल ईयर एबी लिमिटेड होल्ड 90% इक्विटी इंटरेस्ट इन बीसी लिमिटेड। ओके, तो एबी के पास ना सर जो भी प्रॉफिट वगैरह में हिस्सा होगा वो 90% के बराबर होगा, ठीक। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एबी लिमिटेड सेल 70% ऑफ द इट्स इक्विटी इंटरेस्ट इन बीसी लिमिटेड टू पीक्यूआर लिमिटेड फॉर ए टोटल कंसिडरेशन ऑफ 56 करोड़। तो मैं यहाँ पे एंट्री क्या करूंगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट 56 करोड़ से, ठीक है। एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉसेज कंट्रोल ऑफ बीसी लिमिटेड, ठीक है। एट द डेट ऑफ डिस्पोजल फेयर वैल्यू 20% इंटरेस्ट रिटेन्ड बाई एबी लिमिटेड कितने से, 16 करोड़ से। तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 16 करोड़ से, ठीक है। नेट असेट ऑफ बीसी लिमिटेड आर कैरिड वैल्यूड एट 60 करोड़। तो सर क्या आएगा, नेट आइडेंटिफिएबल असेट्स आपका 60 करोड़ आ गया, ठीक है। एनसीआई को डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा तो एनसीआई आपकी डेबिट हो जाएगी। एनसीआई के बारे में अभी कितना अमाउंट है, क्वेश्चन ने कुछ बोला है? नहीं सर अभी तक तो नहीं बोला, चलो वेट करते हैं। और अगर गुडविल क्वेश्चन ने अलग से दे रखी होगी साहब तो गुडविल को हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे। सर नेट असेट दे दी क्वेश्चन ने, गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो सर वेट करते हैं अभी, ठीक। चलिए तो जो भी डिफरेंस होगा आपका प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा साहब, कंट्रोल डिस्पोजल, ठीक, तो पिंडल अकाउंट में चला जाएगा। द नेट असेट्स इंक्लूड द फॉलोइंग, अभी इसके ऊपर चर्चा करनी है। इन CFS ऑफ AB लिमिटेड 90% of the above reserve were included in the equivalent equity reserve balance with 10% attributable to NCI included as part of the carrying amount of the NCI। okay, अब carrying amount of the NCI यहाँ पे कहीं दे रखा है? नहीं सर, तो हम लोग ये मान के चलेंगे साहब फिर वो इसके 10% के बराबर है, तो 6 आ गया, हाँ जी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सर गेन आ गया, गेन ऑन कंट्रोल लॉस या डिस्पोजल, ठीक। सर 18 से आ गया, बिल्कुल ठीक है सर। चलिए अब यहां देखिए जो नेट असेट है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। एक डेट इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड एट एफईटी ओसीआई इंक्लूड है 12 करोड़ की, और उससे रिलेटेड रिजर्व हमने 6 करोड़ के हैं। तो हमने क्या किया होगा साहब, उसमें से 90% अपने पास रिकॉर्ड किया होगा, बाकी एनसीआई को दे दिया होगा। एनसीआई तो सर पूरा एनसीआई यहाँ पे डेबिट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री डालेंगे साहब क्या, जो 5.4 का रिजर्व होगा एफईटी ओसीआई रिजर्व ऑन डेट इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, P&L अकाउंट, क्योंकि सर यहाँ पे रिसाइकलिंग अलाउड है। तो एक बार मैं पहले ये एंट्री टिक करा दूं आपको, यहाँ देखिए, ये देखिए 18 का आपका गेन हो गया जिसे P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। ये सर आपका एफईटी ओसीआई रिजर्व जो डेट इंस्ट्रूमेंट वाला उसे हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं। नेट डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी ऑफ 6 करोड़ दैट हैज रिजल्टेड इन रिजर्व रिलेटिंग टू नेट मेजरमेंट लॉस ऑफ 3 करोड़। सर जो आपका रीमेजरमेंट लॉस होता है ये आपका ओसीआई में आता है और रिसाइकलिंग यहाँ पे अलाउड नहीं होती, तो इसका 90% 2.7 सर रिटेन अर्निंग में आ जाएगा। और डेबिट करते हैं रिटेन अर्निंग को क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस हुआ है। ये देखिए रिटेन अर्निंग डेबिट, ठीक, आपका रिटेन अर्निंग के अंदर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट सर 4 करोड़ का रिजर्व है तो आपका 3.6 रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। नेट एसेट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन 20 करोड़ है, रिलेटेड फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। सर जब आप फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज करते हैं साहब उस केस में जो आपका प्रॉफिट होता है, रिजर्व होता है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, उसको हम लोग P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो ये 7.2 P&L में आ जाएगा। आइए दोनों को एक साथ टिक करा देता हूँ। ये देखिए
3.6 रिटेन्ड अर्निंग में, और ये आपका P&L अकाउंट। ठीक, चलिए क्वेश्चन 13 देखेंगे। इक्विटी मेथड के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते साहब, कंपनी जो अपनी एसोसिएट है या ज्वाइंट वेंचर है, जो भी प्रॉफिट और लॉस कमाएगी साहब, ठीक है, हम उसे साथ साथ रिकॉर्ड कर लेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग थ्रू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाँ, एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर उसके प्रॉफिट के नेचर सर P&L है तो हम भी P&L अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, OCI तो हम OCI में ट्रांसफर करेंगे, अदर इक्विटी तो अदर इक्विटी में ट्रांसफर करेंगे। एक दो बातें और सर, जो अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है उसमें सर हम लोग इन बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। अगर डिविडेंड रिसीव होता सर, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम कर देंगे। ठीक है सर, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, जिस दिन वो ज्वाइंट वेंचर बना था या एसोसिएट बना था, अगर वहां पे सर कोई फेयर वैल्यू हमने कंसीडर कर रखी थी तो कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू सर इक्विटी मेथड में उसका इंपैक्ट लेके चलेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का। ठीक, चलिए ऑन 1 अप्रैल 19 इन्वेस्टर लिमिटेड एक्वायर 35% इंटरेस्ट इन अनदर एंटिटी XYZ लिमिटेड। ठीक है, इन्वेस्टर लिमिटेड डिटरमाइन दैट इट इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर XYZ लिमिटेड, तो सर वो उसके एसोसिएट बन गई। ठीक है, इन्वेस्टर लिमिटेड हैज पेड टोटल कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 47,50,000, सर ये कंसिडरेशन पे हुआ है। ठीक है जी सर, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द बुक वैल्यू ऑफ XYZ लिमिटेड नेट एसेट वाज 90 लाख एंड देयर फेयर वैल्यू से कितनी सी थी 1 करोड़ 10 लाख से, तो सर ये आ जाएगा 90 लाख का 35%, 31,50,000 की नेट एसेट थी ऑन द बेसिस ऑफ द कैरिंग अमाउंट। सर असेट की फेयर वैल्यू आपकी 1 करोड़ 10 लाख है, तो 20 लाख का 35% सर आपका 7 लाख आ गया, तो 38,50,000 सर नेट असेट की फेयर वैल्यू के हिसाब से सर शेयर आ गया नेट असेट में। ठीक है, तो डिफरेंस सर आपका 9 लाख की गुडविल आ जाएगी, जिसे सर हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ डिस्क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो 47,50,000 सर अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है, जिसके बैक में सर ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई है और ये उसके अंदर सर गुडविल है। ठीक, चलिए इन्वेस्टर लिमिटेड हैज डिटरमाइंड दैट द डिफरेंस ऑफ 20 लाख परटेन टू एन आइटम ऑफ PP विच हैज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर। ठीक है, ये डेट सर आपकी कब की है 1 अप्रैल की है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर XYZ लिमिटेड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 8 लाख, तो 8 लाख का अगर प्रॉफिट कमाया है तो 35% अपना हो गया। ठीक, हम प्रॉफिट बढ़ा लेंगे 280 सर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, XYZ लिमिटेड पेड ए डिविडेंड ऑफ 12 लाख ऑन 31 मार्च 20। ओके, 12 लाख का अगर डिविडेंड पे हुआ 35% हमें मिला होगा, 420 सर हम क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे क्योंकि एसोसिएट की नेट एसेट कम होगी। ठीक, चलिए XYZ लिमिटेड ऑल्सो होल्ड ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटी अंडर Ind AS इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एट FVT OCI in accordance with Ind AS 109 and XYZ recognized an increase in the value of investment by 2 lakh in OCI during the year। डेफर्ड टैक्स इम्प्लीकेशन सर आपने इग्नोर करना, तो इसका 35% कितने से आएगा 70,000 से। आगे वो लिखता साहब आपने क्लोजिंग बैलेंस निकालना। अब यहाँ पे सर हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी एडजस्टमेंट और करनी पड़ेगी। ये जो 7 लाख है इसे 10 ईयर के हिसाब से डेप्रिशिएट करके सर डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट लेना पड़ेगा फिर वैल्यू एडजस्टमेंट के थ्रू। ठीक, तो 47,50,000 प्लस आपका 280 माइनस 70,000 माइनस 420 प्लस आपका 70,000, सर 46,10,000 आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। कहाँ गया आंसर, ये अच्छी साइड है 46,10,000। ये देखिए ये OCI में चला गया जी सर, ये आपका प्रॉफिट आ गया, ये डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो गया, ये आपका डिविडेंड आ गया। चलिए ये गुडविल है जिसे हम रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सर इसके बाद 14 पे चलते हैं। देखिए क्या लिखता है, ऑन 1 अप्रैल X1 A लिमिटेड कमेंस ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रॉपर्टी विद G लिमिटेड। ठीक है, फॉर दिस पर्पज एन एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू दैट प्रोवाइड फॉर ज्वाइंट ऑपरेशन एंड ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये देखिए साहब,
अगर ज्वाइंट अरेंजमेंट के अंदर सर वो ज्वाइंट ऑपरेशन क्लासिफाई होता, आइडेंटिफाई होता, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे साहब, जो इन्वेस्टर है वो अपने अपने हिस्से की असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। ऑल दी ऑनगोइंग एक्सपेंडिचर कंप्राइजिंग मेंटेनेंस प्लस बोरोइंग कॉस्ट इज टू बी शेयर्ड इक्वली, ठीक है। तो ये तो सर ज्वाइंट ऑपरेशन है। द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 30th September X1 and utilization of the property started from 1st January X2, at which time the estimate useful life of the same was estimated to be 20 year। देखिए सर, बोरोइंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन जो होता है सर वो होता है टिल द डेट व्हेन असेट इज रेडी टू यूज, और असेट एक बार रेडी टू यूज हो जाती है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सब डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सर 30th सितंबर तक अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट है सर, उसने लिखा ना यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे सर, कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद सर हम उसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर देंगे। और डेप्रिसिएशन सर कब से चार्ज करेंगे, 30th सितंबर से। टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 40 करोड़, ठीक है। बिसाइड इंटरनल एक्रूवल द कॉस्ट वाज पार्टली फंडेड बाय वे ऑफ लोन ऑफ 10 करोड़ टेकन ऑन 1st January X1, ठीक है। द लोन कैरी इंटरेस्ट एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% विद इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर, एक्रूवल बेस के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट अगर चार्ज करेंगे तो 1 अप्रैल से 30th सितंबर तक कितना हो गया, 10% पर एनम है, तो 1 करोड़ आपका पूरे साल को हो गया, तो 50 लाख हो गया, तो 40.50 करोड़ सर असेट की कॉस्ट आ गई, ठीक है। द कंपनी हैज स्पेंड 4 लाख ऑन द मेंटेनेंस ऑफ सच प्रॉपर्टी। सर मेंटेनेंस की कॉस्ट कब से आएगी, जब प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी। द कंपनी हैज रिकॉर्डेड द एंटायर अमाउंट पेड एज इन्वेस्टमेंट इन द ज्वाइंट वेंचर। सर गलत ट्रीटमेंट है, आप क्या बोलेंगे, ज्वाइंट ऑपरेशन के केस में सर हम लोग क्या करते हैं, एज इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाते बल्कि असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर में अपना हिस्सा दिखाते हैं। तो आप सर यहाँ पे क्या लिखते हैं, सजेस्ट द सुटेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन एज पर एप्लीकेबल इन डेज। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, 20.25 करोड़ से हम अपने यहाँ पे असेट को दिखाएंगे और इतना ही सर गामा दिखाएगा, ठीक। बोरोइंग कॉस्ट सर कितनी है आपकी, 50 लाख जो पीएनएल अकाउंट में चार्ज होनी है। डेप्रीसिएशन सर 40.5 डिवाइड बाई 20 डिवाइड 12 इंटू 6, क्योंकि 6 मंथ का डेप्रीसिएशन आएगा सर 1 करोड़ आपका 1,25,000 आ गया। तो अगर मैं लैक्स की बात करूँ साहब तो ये आ गया आपका 101.25 डेप्रीसिएशन आ गया, ठीक है। और 4 लाख का सर आपने वैसे एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है। तो 50 लाख प्लस 101.25 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 सर 7762.5 के मेरे खर्चे आ जाएंगे, जिसमें 25 लाख मेरे हिस्से की सर बोरिंग कॉस्ट आएगी। डेप्रिसिएशन सर जो मेरे हिस्से का आएगा वो आएगा 50.625 और 2 लाख का सर मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, ठीक। चलिए ये देखिए साहब 20.25 करोड़ से हम पीपी दिखाएंगे, 27 लाख में सर 25 लाख आपकी बोरिंग कॉस्ट है और 2 लाख आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये आपका डेप्रिसिएशन है, ठीक। चलिए क्वेश्चन 15 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता क्वेश्चन, गामा लिमिटेड ए पेरेंट कंपनी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल एक्टिविटी। द ग्रुप होल्ड इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट एंटिटी एज फॉलोज। गामा लिमिटेड होल्ड 100% इन्वेस्टमेंट इन जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। गामा लिमिटेड ने 2 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 100%, जी लिमिटेड और डी लिमिटेड। ठीक है, जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड होल्ड 60% एंड 40% इन जी डी लिमिटेड रिस्पेक्टिवली। ओके सर, एक जी डी लिमिटेड कंपनी और है, उसमें जी ने और डी ने 60% और 40% होल्डिंग कर रखी, ठीक है। जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड होल्ड 60% एंड 40% इन जी डी लिमिटेड, ठीक है। डी लिमिटेड इज ए 100% सब्सिडरी ऑफ जी डी लिमिटेड, ये इसकी 100% सब्सिडरी है, ठीक है। चलिए
फर्स्टली गामा लिमिटेड वांट्स यू टू सजेस्ट, सर आपसे सजेशन मांगा है गामा ने, वेदर जीडी लिमिटेड कैन अवेल द एग्जाम्पशन फ्रॉम द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सीएफएस एज पर द एप्लीकेबल इंड एस। देखिए सर, क्या ये कंपनी जीडी लिमिटेड सीएफएस बनाने से एग्जेम्प्ट है? सर इसका आंसर यस आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है वो सीएफएस बनाती है। हाँ, इसे सर क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको? सर उन शेयर होल्डर को जो आउटसाइडर है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी आउटसाइडर नहीं है, क्योंकि सबको सर गामा लिमिटेड कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन है सर, ये सब बता नहीं रखा कि इसकी जो सिक्योरिटी है स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है या नहीं, तो हम लोग मान के चलेंगे, बाकी ये सारी कंडीशन पूरी करते, ठीक। चले जी सर, आइए आगे देखिए। सेकेंडली, इफ ऑल अदर फैक्ट्स रिमेन द सेम एज अबव except that G Limited and D Limited are both owned by an individual Mr. X instead of Gamma Limited। वो ये कह रहा है अगर गामा की जगह यहाँ पे मिस्टर एक्स है, देन एक्सप्लेन वेदर जीडी लिमिटेड कैन अवेल द एग्जाम्पशन फ्रॉम द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सीएफएस। देखिए सर, इस केस में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एंटिटी वर्ड लिख रखा है इंड एस 110, एंटिटी का मतलब सर कंपनी है, तो सर यहाँ पे ये मिस्टर एक्स एंटिटी नहीं है। अब यहाँ पे सर जीडी लिमिटेड सीएफएस बनाने से एग्जाम्प्ट हो जाएगी अगर वो होली ओन्ड सब्सिडरी है, या फिर होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है तो उसने क्या किया सर, जो आउटसाइडर शेयर होल्डर है उन्हें इन्फॉर्म कर दिया सीएफएस ना बनाने के लिए, उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो यहाँ पे सर इस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जीडी लिमिटेड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता और जी लिमिटेड अपनी सीएफएस बनाती सर, तो इसे एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ठीक। चलिए ये सेकंड वाला केस मैं आपको पढ़ा देता हूँ। In alternative scenario where both G Limited and D Limited are owned by an individual, Mr. X, then GD Limited is ultimately wholly in the control of Mr. X, an individual, and hence it cannot be considered as a wholly owned subsidiary of an entity, ठीक है। This is because Ind AS 110 makes use of the term entity, and the word entity include a company as well as other form of entity. Since Mr. X is an individual and not an entity, therefore GD Limited cannot be considered as wholly owned subsidiary of an entity, ठीक जी सर। Therefore, in the given case, GD Limited is a partially owned subsidiary of another entity. Accordingly, in order to avail the exemption under paragraph 4A, its other owner, that is D Limited, ठीक, should be informed about and do not object to GD Limited not presenting CFS. Further, for the purpose of consolidation, G Limited and D Limited, GD Limited will be required to provide relevant financial information as per the Ind AS, ठीक। हाँ, G Limited अगर मान लो सर सीएफएस बनाते हो फिर ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी, ठीक। चलिए इसी के साथ अपने इंड एस 110 के टीवाई के खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और इस बार एग्जाम बार